Hey all my dear students, I am CS Shweta and today we are starting with the revision of one more chapter of SBIL, that is Limited Liability Partnership Act 2008. Right students? So अगर हम LLP Act के बारे में सुने, देखो अभी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम बड़ा क्रूशियली चैप्टर और टॉपिक उठाएं। अभी जब भी आप कुछ भी पढ़ने बैठते हो, सपोजिंगली आप एसबीआईएल ओपन कर रहे हो और अब आप एसबीआईएल पढ़ने वाले हो, तो अब आप जब चैप्टर को पढ़ते हो, चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो, मेरे साथ कर रहे हो या अदरवाइज आप कोई भी लॉ के सब्जेक्ट का चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, प्लीज मेक श्योर कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिख के करें। आई एम नॉट सेइंग, अब जैसे मैं आपको आज एलएलपी कराने वाली हूँ, ठीक है? तो एलएलपी में अब ये नहीं है कि मैं कहूँगी एडवांटेजेस लिख के करिए, डिसएडवांटेजेस लिख के करिए, नॉट एट ऑल। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लिख के करिए, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ध्यान से रीड करिए, थोड़ी स्मार्ट स्टडी करिए, राइट? डोंट वेस्ट योर टाइम। सो क्योंकि अब जो हमारा दिसंबर 24 टारगेट है और हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, तो हमें कोशिश करनी है कि द मैक्सिमम यू कीप योर सेल्फ काम एंड कंपोज्ड व्हाइल स्टडिंग, दैट विल बी बेस्ट फॉर यू, बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर यू। ठीक है? वैसे तो देखिए आजकल भाषण की कोई कमी नहीं है। एवरीबॉडी इज़ लाइक हियर एंड देयर गिविंग यू एडवाइस, ऐसे पढ़ लो, ये पहले पढ़ो, वो पहले पढ़ो। लिसन टू योरसेल्फ, देयर इज़ नो नीड टू लिसन टू एनीवन, लिसन टू योरसेल्फ। अब आप बोलोगे कि आप पढ़ा रहे हो, अब आपको सुने कि किसको सुने? मैं मेरे मेरे एडवाइस मत सुनो, एडवाइस अपने लिए यूज़ करो। आप बस सुनो जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, एलएलपी एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ टू मेक योर रिविजन सिम्प्लीफाई। At this point of time, when students are in such a पैनिक मोड, एक एंग्जायटी मोड में रहते हैं, एसबीआईएल ओपन कर रहे हैं तो कंपनी लॉ ध्यान आ रहा है, कंपनी लॉ ओपन कर रहे हैं तो ज्यूरिस्प्रूडेंस जेआईजीएल याद आ रहा है, सो यू आर लाइक कंफ्यूज्ड। सो मैंने आपके लिए बस इतना सॉर्ट आउट करा है कि आई एम टेकिंग रिविजन, यू जस्ट कम एंड टेक द सी द वीडियो एंड साइड बाय साइड द चैप्टर्स व्हिच आई एम डूइंग, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम डूइंग एलएलपी, सो एलएलपी जब मैं पढ़ा रही हूँ तो साथ-साथ मेरे पढ़ लो एलएलपी, उसके आगे-पीछे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या है ना, जब हम किसी का सुन रहे होते हैं, कुछ पीपीटी, कलरफुल चीज़ें देख रहे होते हैं, तो हम थोड़े से एंग्रॉस्ड हो जाते हैं। अभी खुद से मॉड्यूल या नोट्स ओपन करके देखोगे, तो 2 पेज के बाद थोड़ा-सा ऐसे हो जाओगे, वही घबराहट, क्या पढ़ें? कंपनी लॉ का हमें याद है या नहीं? जेआईजीएल याद है या नहीं है? ठीक है? एंड दिस इज़ वेरी नॉर्मल, दिस इज़ वेरी नेचुरल, दिस इज़ वेरी नॉर्मल। ऐसा नहीं है कि आई एम गिविंग यू एडवाइस, तो मैंने कभी ये सिचुएशन फेस नहीं करा। दैट विल बी एब्सोल्यूटली अब्सर्ड टू से कि मैंने कभी ऐसा सिचुएशन फेस नहीं करा एंड मैं बहुत महान हूँ, नॉट एट ऑल। I was the one who used to be like, in a very panic situation. But जो मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ, that is based on what I did for myself, right? I've always made टाइम टेबल for myself कि मुझे अगर कल सुबह उठ के पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, क्योंकि आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है उससे। सुबह उठ के 4 किताबें सामने देखो और फिर कन्फ्यूज़ हो जाओ क्या पढ़ना है। एक रात पहले जस्ट पेन डाउन ना, व्हाट एम आई विलिंग टू स्टडी टुमारो? कौन-सा सब्जेक्ट का कौन-सा चैप्टर करना है मुझे? एंड ट्राई योरसेल्फ टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम टेबल। तो पैनिक सिचुएशन नहीं होगी। और हर चीज़ एग्ज़ाम में अगर कुछ खराबी करता है ना, तो ये एंग्ज़ायटी है जो आपकी खराबी कर देती है। अदरवाइज़ सबको सब कुछ आता है। ठीक है ना? अगर मैं तुम्हें एक चीज़ बता रही हूँ कि एलएलपी में ऐसे होता है, तो तुमने सुन लिया तो तुम्हें समझ में आ गया, इसमें कौन-सी रॉकेट साइंस है। प्रॉब्लम कहाँ आती है जब हम लिखने लगते हैं, हम एक वही एंग्ज़ायटी में आ जाते हैं, रिवाइज़ ठीक से नहीं कर पाते। सो बेटर डू रिविज़न विद मी, एसबीआईएल इज़ सॉर्टेड फॉर यू, आई एम टेकिंग ऑल द चैप्टर्स ऑफ एसबीआईएल, ऑल द चैप्टर पार्ट ए, पार्ट बी एंड आई एम टेकिंग इन अ ग्रुप। जैसे अभी एलएलपी करा रही हूँ, तो उसके साथ एक चैप्टर पार्ट बी का भी होगा, ठीक है? अभी नहीं, इन द नेक्स्ट वीडियो। बट क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि मैम बड़ी कंबाइंड वीडियो हो जाती है ना, तो हम लोग एंड ये बहुत ह्यूमन नेचर है, अगर मैं एलएलपी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन और लेबर लॉ के 2 चैप्टर उठा लूँगी, तो कहीं न कहीं मैं भी एक एलएलपी के बाद के जो टॉपिक लूँगी, उसमें थोड़ी एफिशिएंसी मेरी भी कम हो जाएगी बताते हुए। ह्यूमन, आई एम नॉट अ रोबोट, आई एम आल्सो ह्यूमन। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ना कि आप सब चीज़ें एक ही एफिशिएंसी में लंबी-लंबी क्लास में करा दो। और करना क्यों है? जब ये वीडियो आपके पास है, तो एलएलपी की एक वीडियो करो, मैं सारे चैप्टर मेंशन है ही थंबनेल में, तो जो आपको चैप्टर करना है वो ओपन करो एंड डू दिस चैप्टर अलोंग विद मी। जितना सुनोगे, कलरफुल देखोगे, तो ज़्यादा अच्छे से याद होगा। नाउ स्किपिंग विद द भाषण, लेट्स जैसे करते हो तुम स्किप ऐड, तो मैम का लेक्चर भी स्किप करके आगे पढ़ लें, राइट? सो आई विल नॉट स्ट्रेच दिस थिंग, लेट्स मूव फर्दर फॉर एलएलपी एक्ट, राइट स्टूडेंट्स? अब एलएलपी एक्ट में भी बात करी जाए, तो मैं ये नहीं बोलूंगी सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक चैप्टर में सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है,
दो तीन टॉपिक होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे रजिस्टर्ड ऑफिस का चेंज करना है, नाम चेंज करना है, एलएलपी एग्रीमेंट या पार्टनर्स चेंज हो रहे हैं तो क्या प्रोसेस है, वो आ सकता है। ठीक है, तो आपसे एडवांटेजेस थोड़ी ना पूछेगा, एलएलपी के एडवांटेजेस बताओ, वो थोड़ी ना पूछेगा। बट एनीवे दूसरे तरीके से आ सकता है। और स्टूडेंट्स एक ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आ सकता है कि तुम्हारा दोस्त है, उसने एलएलपी खोली है, अब वो ऑडिट कराना चाहता है, जरा उसको रेफर करिए, उसको गाइड करिए। आपका दोस्त है, वो उसकी पहले पार्टनरशिप फर्म थी, अब वो एलएलपी में कन्वर्ट होना चाहता है, तो बताइए वो उसको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी विद रेफरेंस टू केस लॉ। तुम्हारे तुम्हारे किताब में है केस लॉ, मैंने भी डाला है यहाँ रिविजन में। ठीक है, अब ये पढ़ के बच्चा ऐसे अरे क्या केस लॉ था क्या था, तो पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। चलिए, सो मूविंग फॉरवर्ड विद एलएलपी एक्ट 2008, लेट्स टॉक। So LLP is formed and registered under LLP Act 2008, ये हमको पता है अच्छे से, 31 मार्च 2009 से इफेक्टिव हुआ था, और 2 अप्रैल 2009 में हमारे देश में पहली एलएलपी बनी थी। एक लीगल लॉ फर्म थी, लॉ एलएलपी थी, तो वो बनी थी 2 अप्रैल को। फीचर्स क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है, लीगल एंटिटी है। मैं वही ब्रीफ कर रही हूँ, ये क्वेश्चन 90% नहीं आएगा एग्जाम में क्योंकि फीचर्स है, ये क्यों आएगा, अगर मैं पेपर बना रही हूँ तो मैं एलएलपी के चैप्टर से इतना इजी क्वेश्चन तो मैं नहीं दूंगी। आ भी सकता है, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, फीचर्स लिख लेंगे हम। अब एलएलपी में ना एक बात हमको समझने की जरूरत है, जो आप जस्ट टू गिव यू क्विक ग्लिम्प्स, एलएलपी इज इक्वल टू पार्टनरशिप। देखिए ये रिवीजन है तो मैं थोड़ी प्रिजम्पशंस लेके चलती हूँ कि आपको एटलीस्ट बेसिक चीजें पता होंगी, बट आई हैव अ प्रॉब्लम ऑफ लाइक फिर भी एक बेस थोड़ा देने का। पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी के कुछ ऐसे फीचर है जो बहुत अच्छे हैं, जैसे लिमिटेड लायबिलिटी है, कंपनी में क्रेडिबिलिटी है, बैंक इजिली लोन दे देते हैं, थोड़ी रिकॉग्नाइज्ड है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, थोड़े उसके एडवांटेजेस फीचर है। पार्टनरशिप के सबसे बढ़िया फीचर है कि जो कंप्लायंसेस है वो बड़ी कम है। पार्टनरशिप एक्ट में इतनी कंप्लायंसेस नहीं देखी जाती हैं। अब अगर कंप्लायंसेस की बात करी जाए तो कंपनीज एक्ट में इतने 470 सेक्शन, इतनी कंप्लायंसेस है, राइट। तो एलएलपी इनका हाइब्रिड है। इसने एलएलपी में कुछ फायदे देखे जाते हैं पार्टनरशिप के, और कुछ फायदे देखे जाते हैं कंपनी लॉ, कंपनीज फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के। एलएलपी ले लो, पार्टनरशिप ले लो, कंपनी ले लो, तीनों ही तो बिजनेस कर रहे हैं। अगर मेरी एलएलपी है, तुम्हारी कोई पार्टनरशिप फर्म है और किसी तीसरे की कोई कंपनी है, तो हम तीनों क्या कर रहे हैं, बिजनेस ही कर रहे हैं ना। बट आई हैव अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव अ पार्टनरशिप, द थर्ड पर्सन हैज अ कंपनी, so our form of organization is different, but we all are doing business. So LLP kind of business organization has a combined advantages of partnership and company, राइट। तो ये पूरा एलएलपी का चीज है, और एलएलपी में भी पार्टनर्स होते हैं जैसे पार्टनरशिप में होते हैं, लेकिन एलएलपी में जो मैनेजमेंट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, वो होते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ठीक है, अब ये वाला सुनने को आता है तो रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट कंपनी का फीचर आ जाता है यहाँ पे, तो दोनों के फीचर सुनने को मिलते हैं। एंड ये जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है एलएलपी में, वो पार्टनर्स में से ही चूज करे जाते हैं। सो एलएलपी के जो पार्टनर्स हैं, लाइक सपोजिंगली ए बी सी डी आर पार्टनर्स ऑफ एलएलपी, ठीक है, उसमें से ए बी सी डी में से चारों ने पैसा लगाया है, लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर सिर्फ ए और बी हैं, राइट। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर बाहर से नहीं आता, इन्हीं पार्टनर्स में से डेजिग्नेटेड पार्टनर चूज होता है। So let's talk further, बेस आपको कम से कम मिल गया है। सो एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी एक्ट में आती है इसलिए बॉडी कॉर्पोरेट है। सेपरेट लीगल एंटिटी है क्योंकि इट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, द प्रॉपर्टी एवरीथिंग इज नॉट इन द नेम ऑफ पार्टनर, जैसे अनलाइक पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में एवरीथिंग, पार्टनरशिप में क्या होता है ना, एक प्रिंसिपल है, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है ना। पार्टनर्स आर एजेंट्स ऑफ ईच अदर, एलएलपी में ऐसा नहीं है, जो तेरा है वो तेरा है, जो मेरा है वो मेरा है, लाइक दैट काइंड ऑफ। एवरी एलएलपी हैज इट्स ओन नेम, वो अपने नाम पे स्यू करती है और उसको भी स्यू करा जाता है, जस्ट लाइक कंपनी। एलएलपी हैज एटलीस्ट 2 पार्टनर्स ऑल द टाइम, दो पार्टनर से कम पार्टनर नहीं होने चाहिए, और अगर ऐसा हो जाता है तो आपको 6 महीने में दूसरे पार्टनर को अपॉइंट करना, मतलब दूसरा पार्टनर वैकेंसी फिलअप करनी है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी लिमिटेड लायबिलिटी क्या बन जाएगी, अनलिमिटेड। ठीक है, अभी क्या है, अगेन आपसे कोई क्वेश्चन में आ सकता है, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा दोस्त ही एक एक पर्सन है, लीगल एडवाइस दो उसको कि वो 8 महीने हो गए एज अ सिंगल पार्टनर ही पार्टनरशिप कर रहा है, फिर आरओसी का नोटिस आ गया कि भाई तुम्हारी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो गई है, लीगल एडवाइस दो, तुम्हारा क्लाइंट है ये,
तो तुम्हें एलएलपी के फीचर्स के साथ साथ इस पॉइंट को क्लियर करना है कि हम भैया सुनो, ये लीगल एडवाइस है कि तुम्हें 6 महीने में कर लेना चाहिए था, एक पार्टनर को वैकेंसी फिलअप कर लेना चाहिए था. दिस मीन्स वेयर द नंबर ऑफ पार्टनर्स रिड्यूस बिलो 2, such LLP shall bring a partner within how many months? 6 months. Otherwise, the single partner carrying on such business shall be personally liable for all the obligation or debts. Right? Every LLP shall have at least how many designated partner? 2 designated partner. अच्छा, अभी मैम 2 पार्टनर है, वही 2 डेजिग्नेटेड बन जाए, बन सकते हैं. अगर इंडिविजुअल भी पार्टनर बन सकता है, सुनिए, अभी जैसे पार्टनर है, ठीक है, और डेजिग्नेटेड पार्टनर है डीपी. यहां ध्यान से देखो, पार्टनर इंडिविजुअल भी बन सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी बन सकती है, जैसे XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ये भी बन सकती है पार्टनर. तो पार्टनर इंडिविजुअल भी हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है, पर डेजिग्नेटेड पार्टनर इज ऑलवेज एन इंडिविजुअल. ठीक है, तो मैम अगर ए बी पार्टनर है, इसमें से सिर्फ ए बनना चाहता है डेजिग्नेटेड पार्टनर, बन सकता है. बी कह रहा है मुझे नहीं बनना, तो नहीं बने. XYZ, अब हमें मिनिमम तो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, तो XYZ कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट का क्या होगा, ये अपने किसी नॉमिनी को चूज करेगी, वो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे क्या बनेगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर. जैसे एक्स को ले लो, तो ए और एक्स क्या हो गए, डेजिग्नेटेड पार्टनर. दिस मीन्स वेयर LLP हैज ओनली 2 पार्टनर्स, बोथ ऑफ देम हैज टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. 2 पार्टनर होने चाहिए, और बोला गया 2 मिनिमम डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए. अगर पार्टनर ही 2 ही हैं, वैसे 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 2 ही हैं, तो ये दोनों ही क्या बनेंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर. अगर XYZ पार्टनर नहीं होती LLP की, सिर्फ ए और बी ही होते, तो बी को बोला जाता भाई तेरे पास ऑप्शन नहीं है, तुम्हें बनना ही पड़ेगा डीपी. राइट? Any individual or body corporate can be partner in LLP. Both corporates are represented by individual nominees on their behalf. ठीक है, तो कह रहे हैं अगर बॉडी कॉर्पोरेट LLP बने, LLP का पार्टनर बनेगी, तो बॉडी कॉर्पोरेट अगर डीपी बनना चाहती है तो इंडिविजुअल चाहिए. बॉडी कॉर्पोरेट LLP का डीपी नहीं बन सकती, पार्टनर बन सकती है. तो डीपी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस बॉडी कॉर्पोरेट को नॉमिनी चूज करना पड़ेगा, अपना रिप्रेजेंटेटिव. The name of LLP shall end with the words LLP or limited liability partnership. अभी ना ऐसा भी नहीं होता कि लिमिटेड LP कर दो, या तो पूरा एक्रोनिम डालो या पूरा फुल फॉर्म डालो, LLP या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. But name shall end like this. Okay. Every LLP shall have a registered office जहां पे सारा कम्युनिकेशन होता है. Right? LLP may acquire, may in its own name acquire, hold and dispose of property, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है तो अपने नाम पे ही प्रॉपर्टी खरीदता है, बेचता है. LLP का कॉमन सील होता है, इनवॉइस, ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस के जो भी उनके डॉक्यूमेंट होते हैं उस पे उनका प्रॉपर एड्रेस सब कुछ आता है. LLP में जो राइट्स एंड ड्यूटीज है पार्टनर्स की, वो LLP अग्रीमेंट में लिखी होती है. अगर LLP अग्रीमेंट नहीं है, वहां नहीं लिखा, तो आपको शेड्यूल 1 फॉलो करना पड़ता है. ठीक है, लेकिन LLP के जितने भी पार्टनर्स हैं, अभी देखो अब जितना पार्टनरशिप लॉ में पार्टनरशिप डीड इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे LLP अग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है. अगर LLP अग्रीमेंट में कोई क्लॉज नहीं लिखा, तो एक्ट फॉलो करा जाता है. लेकिन बेहतर तो यही रहता है कि लिख लो. राइट? और आपको तो पता ही है कि क्यों लिख लो, इतने कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट से तो अच्छा है कि आप LLP एग्रीमेंट में सारे क्लॉजेस पहले ही डिफाइन कर दो. टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटेड टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट, ये सब कहाँ लिखा है, इट इज डिटरमाइंड बाय LLP अग्रीमेंट. LLP deed shall be registered under provisions of LLP Act. We know that. LLP को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एनुअल रिटर्न सब मेंटेन करने पड़ते हैं. LLP can be brought to an end by voluntary dissolution by NCLT under certain circumstances. LLP is wound up voluntarily by the members. All return that need to be filed with registrar must be duly filed. Only after LLP shall be allowed to wind up. तो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, LLP तुम्हारे ऊपर इतनी कंप्लायंसेस नहीं है कंपनी जितनी, बट स्टिल यहाँ पे आपको कंप्लायंस करनी है. देयर आर एनुअल कंप्लायंसेस, देयर आर अदर कंप्लायंसेस दैट नीड्स टू बी कंप्लाइड विद, जिसमें बोलता है कि वाइंड अप होने से पहले यू हैव टू मेक श्योर दैट ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिटर्न्स प्रॉपर्ली फाइल्ड है. एनी पार्टनरशिप और अनलिस्टेड कंपनी कैन कन्वर्ट इनटू LLP. इसी को लेके केस लॉ भी आपके बुक में यहाँ बोल रहा है कि अगर कोई पार्टनरशिप LLP में कन्वर्ट होती है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप सारे कंप्लायंसेस, पूरे प्रॉपर लॉस फॉलो करते हुए आप कन्वर्जन करिए.
अगर आप एक पार्टनरशिप है और एलएलपी में कन्वर्ट हो रहे हैं, बिल्कुल हो सकते हैं आप। लेकिन आप ऐसा बोले, वो स्टैम्प ड्यूटी वाला केस है, हम करेंगे उसको, कि एक चलो जब केस आएगा तब उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि आपको सारे प्रॉपर्टीज, राइट्स, लायबिलिटीज भी आपके आपके ट्रांसफर होते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी कोई लायबिलिटी है, डेट है, तो आपने कन्वर्जन कर लिया तो वो छूट गया। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको एवरीथिंग, राइट्स, लायबिलिटीज विल बी ट्रांसफर्ड। एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी, इजी फॉर्मेशन। एलएलपी एक्ट का इसलिए फॉर्मेशन इजी क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म हो जाता है एंड इट इज स्टेप बाय स्टेप, ऑनलाइन फाइलिंग, ऑनलाइन अटैचमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो बहुत इजी टू फॉर्म है। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड, दैट्स द एडवांटेज। लोअर कॉस्ट ऑफ कंप्लायंसेस, ज्यादा कॉस्टली अफेयर नहीं है, इजिली लेस कॉस्ट में हो जाते हैं। इनफैक्ट आई से, अगर किसी को कंपनी नहीं खोलना है बिकॉज ऑफ कंप्लायंसेस, देखो कभी भी कोई इंसान आपके सामने आएगा ना कल को और बोलेगा कि मुझे बिजनेस करना है, सो आई वांट टू ओपन अ कंपनी। आप कंपनी सेक्रेटरी हो, आपके पास आया वो एडवाइस के लिए, आप बिल्कुल उसको एडवाइस दोगे। लेकिन साथ में आगा भी कर दोगे, भाई कंपनी है, आरओसी है तुम्हारे सर पे, ठीक है, आरडी, आरओसी, एमसीए, मिनिस्ट्री है, तो तुम ये समझ लो कि अगर तुम्हें कंपनी सुनने में बड़ा फैंटेसाइज लग रहा है ना, कंपनी, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, फायदा ही फायदा, पैसा ही पैसा, बिल्कुल सही बात है। बट एट द सेम टाइम गुलाब के साथ कांटे भी आते हैं, दैट इज कंप्लायंसेस इन एवरी कंपनी। सो एलएलपी में भी कंप्लायंसेस देखी जाती है, ऑडिट रिक्वायरमेंट्स होती है। स्टार्टअप, स्मॉल एलएलपीज को काफी फायदा दिया जाता है, दे आर वेरी इजी टू गेट फाइनेंस एंड गेट देमसेल्व्स रजिस्टर। मेंबर्स अनलिमिटेड है मैक्सिमम। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी एलएलपी में, सो ये कंपनी का बहुत बड़ा एडवांटेज है जो यहाँ पे एलएलपी को भी मिलता है। इजी टू क्लोज डाउन के बहुत ज्यादा इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इफ योर डेट इज क्लियर, योर अप्रूवल्स आर देयर फ्रॉम क्रेडिटर्स, यू आर इजीली टू क्लोज डाउन। एंट्री एग्जिट पार्टनर्स की इतना प्रॉब्लम नहीं है। जैसे क्या होता है, पार्टनरशिप एक्ट में निकलने पे रेशियो चेंज हो रहा है, बहुत चीजें चेंज होती है, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होती है, पर यहाँ पे क्या है, पार्टनर्स का एंट्री एग्जिट इजी है। मैनेजमेंट इज फ्लेक्सिबल, क्योंकि पार्टनर्स हैं, पैसा लगा रहे हैं, मनी, और जो डीपी एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है, दे आर इनटू मैनेजमेंट, तो इन्हीं में से चूज करे जाते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। डिसएडवांटेजेस की बात करी जाए तो रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, जैसे पार्टनरशिप में हम बोलते हैं कंपलसरी नहीं है रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप एक्ट में आई रिमेंबर सेक्शन 69 है जो बात करता है रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो वहां पे वॉलंटरी है लेकिन यहाँ पे कंपलसरी है, तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है। पेनल्टीज लगती हैं, जैसे कंपनी लॉ में लगती है, यहाँ पे भी थोड़ी बहुत पेनल्टीज लगती हैं डीपीज के ऊपर, पार्टनर्स के ऊपर। राइट्स ऑफ पार्टनर्स आर गवर्न्ड बाय LLP Act, LLP agreement. So that could be a disadvantage कि all partners have right, equal right. So that is a intervention. Intervention समझते हो ना, दखल अंदाजी। मैनेज कर रहे हैं डीपी, देखो 10 पार्टनर्स हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर है 4, वो बेचारे मैनेजमेंट कर रहे हैं लेकिन टांग 10 के 10 अड़ा रहे हैं, तो दैट्स अ डिसएडवांटेज। रिस्ट्रिक्टेड कैपिटल एक्सेस इज फ्रॉम द पार्टनर्स ओनली, राइट। तो वो अब इतना कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर नहीं है, कॉर्पोरेट नहीं है कि बिल्कुल ही आप फंड रेज कर सकते हो, तो कंपनी का फायदा मिलता है पर ये वाला फायदा नहीं मिलता, तो दैट कुड बी अ डिसएडवांटेज। पब्लिक डिस्क्लोजर करने पड़ते हैं जस्ट लाइक कंपनीज। लिमिटेशन फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी, तो यहाँ कह रहे हैं एलएलपी को बनाने के लिए, अभी क्या है, एक तो नया कॉन्सेप्ट है, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगी बहुत नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट को पूरे तरीके से आने में भी, इम्प्लीमेंट होने में भी कुछ दिक्कतें आती है, वो यहाँ पे डिसएडवांटेज है। लिमिटेशन, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स नहीं कर सकते हो आप, तो वो आपके लिए एक डिसएडवांटेज हो जाता है। एग्जिट ऑप्शन आर नॉट इजी, अभी देखो वो जो एडवांटेज तुमने किया वो एग्जिट ऑप्शन ऑफ पार्टनर्स है, यहाँ बोल रहा है कि जब तक तुम्हारी फाइलिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, तुम्हें ग्रीन सिग्नल नहीं मिल जाता, तुम यहाँ पे बंद नहीं कर सकते हो अपनी एलएलपी को बिल्कुल भी। सो दैट इज लाइक लिटिल डिसएडवांटेज, मैं कहूंगी डिसएडवांटेज क्या है, बनाने वाला डिसएडवांटेज है, क्योंकि बोल रहे हैं हम अदरवाइज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जब तक वो अपनी लायबिलिटी से एग्जिट नहीं हो जाती, तो ऑर्गेनाइजेशन बंद नहीं कर सकती, सेम विद एलएलपी। लेकिन क्या होता है ना, पार्टनरशिप फर्म से अगर इसको कंपेयर करा जाए तो इसलिए डिसएडवांटेज है क्योंकि नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म में वाइंड अप करना थोड़ा ज्यादा आसान होता है, वो पार्टनर्स अपनी आपसी सहमति से कर लेते हैं, ये एसेट तू ले जा, ये एसेट मैं ले जाता हूँ, ये हम दे देते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, तो यहाँ पे एलएलपी में थोड़ा सा इट इज डिफिकल्ट। पार्टनर्स एलएलपी, 2 से कम डीपीस नहीं चाहिए हमको। अगर आपके सारे पार्टनर्स कॉर्पोरेट्स ही हैं, कोई इंडिविजुअल है ही नहीं पार्टनर, देखो पार्टनर तो कौन बन सकता है, दोबारा मैं बता रही हूँ, इंडिविजुअल भी बन सकता है और बॉडी कॉर्पोरेट भी
बन सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका कोई इंडिविजुअल पार्टनर है ही नहीं, सारे बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब कंपनीज ही हैं, जैसे एबीसी लिमिटेड, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, LMN प्राइवेट लिमिटेड, तो मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए, या तो तुम्हारे 3 है, चलो चलेगा। अभी बॉडी डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन चाहिए? इनमें से ही चाहिए, पर वो इंडिविजुअली होना चाहिए। तो 2 के तो कम से कम नॉमिनी होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है? और दोनों इंडियन रेसिडेंट होने चाहिए, 120 दिन कम से कम इंडिया में रहे हों। वेयर ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट, एटलीस्ट 2 नॉमिनीज तो डीपी होने चाहिए, जैसे मैंने समझाया। हर पार्टनर को प्रायर कंसेंट देनी पड़ती है एज ए डीपी, एक तरह के अंडरटेकिंग। देखो, आई कंसेंटेड टू बिकम अ डेजिग्नेटेड पार्टनर इन एलएलपी, व्हाई दैट कंसेंट इज रिक्वायर्ड? भाई कल को एलएलपी में कुछ गलत मैनेजमेंट हो रही है, कुछ गलत मैनेजमेंट कुछ गलत तरीके से चल रही है, तो किसका गला पकड़ा जाएगा? डीपी का, ठीक है? तो उसका कंसेंट होना चाहिए। वही वो बाद में बोलते हैं, मैं तो डीपी बनना ही नहीं चाहता था, मेरे साथ ज़बरदस्ती हो गई, या मुझे नहीं पता था कि मैं डीपी भी हूँ, मेरे से तो एक एडवाइस ली गई थी। कुछ भी हो सकता है। देखो, जब एनसीएलटी ट्राइब्यूनल में चीज़ें जाती हैं ना, कोर्ट में चीज़ें जाती हैं, तो अच्छे खासे पलट जाते हैं। तो यहाँ पे कंसेंट चाहिए, राइट? डीपीज़ एलएलपी एग्रीमेंट के हिसाब से चलते हैं। डीपीज़ आर रिस्पांसिबल फॉर ऑल द कंप्लायंसेस, जब मैनेजमेंट कर रहे हैं तो। अभी हमारे डायरेक्टर्स डीआईएन लेते हैं, ये क्या लेते हैं? डीपीआईएन, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, राइट? और इसी कैपेसिटी में ये प्रॉपर लीगल तरीके से एलएलपी की फंक्शनिंग चलाते हैं। कौन? डीपीज, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। वैकेंसी 2-3 दिन में फिलअप हो जानी चाहिए इनकी। पार्टनर मे रिजाइन फ्रॉम एलएलपी बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग नॉट लेस देन 30 डेज टू एलएलपी। अभी कोई पार्टनर अगर रिजाइन करना चाहता है, कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 30 दिन का नोटिस दे दे। और वो जो छोड़ के गया है उसकी या कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर स्पेशली जो छोड़ के गया है, उसकी 30 दिन में वैकेंसी फिलअप हो जानी चाहिए। नो पर्सन कैन कंटिन्यू एज अ पार्टनर इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। ये लिखना ज़रूरी था। अब वो भैया जब वो दुनिया में ही नहीं रहा तो कैसे कंटिन्यू करेगा? डिसॉल्यूशन हो गया एलएलपी की तो वो पार्टनर नहीं है। इंस्टॉलमेंट हो गया, और या तो उसका कोई केस पेंडिंग है इंसॉल्वेंसी का, तो नहीं एलएलपी का पार्ट डीपी नहीं बन सकता। अनसाउंड माइंड है कॉम्पिटेंट कोर्ट की तरफ से, तो वो डीपी नहीं बन सकता। सेसेशन ऑफ पार्टनर फ्रॉम एलएलपी डज नॉट बाय इटसेल्फ डिस्चार्ज हिम फ्रॉम एनी ऑब्लिगेशन ओन टू एलएलपी और एनी पार्टनर्स इंकर्ड व्हाइल ही वाज पार्टनर ऑफ एलएलपी। तो यहाँ क्या बोल रहा है? आप निकले, आप पार्टनर नहीं हो अब एलएलपी के, बट इफ देयर इज एनी ऑब्लिगेशन, आपने पैसा देना है एलएलपी को, किसी पार्टनर को पैसा देना है विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस, ऐसे भाईचारे में नहीं, बिजनेस में आपने आपकी कोई ऑब्लिगेशन है, वो आपकी खत्म नहीं होगी। ये मत सोचना बस एलएलपी से निकल गए तो किसी को पैसे देने हैं एलएलपी को, मैं ना रिजाइन डाल रहा हूँ, मैं अब और पार्टनर नहीं बन सकता बिकॉज ऑफ दिस रीजन। नहीं भैया, चलो आप निकल रहे हो निकल जाओ, लेकिन ऑब्लिगेशन से आप दूर नहीं जा सकते हो। आपकी कोई ऑब्लिगेशन है तो वो रहेगी। Admission or cessation of a partner as a partner of LLP, notice shall be filed with registrar within 30 days. तो रजिस्ट्रार को बताना भी जरूरी है। ऐसा हमारा कंपनी लॉ में भी देखा जाता है। डायरेक्टर जो होते हैं वो नोटिस डाल देते हैं रेजिग्नेशन का, दैट वी डू नॉट विश टू बी अ डायरेक्टर। कंपनी को बोर्ड को भेजते हैं नोटिस की रेजिग्नेशन का, नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन। एट द सेम टाइम आरओसी को भी भेजते हैं नोटिस की रेजिग्नेशन का। यहाँ पे भी एलएलपी के तुम अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर हो, छोड़ना चाहते हो, पार्टनर हो छोड़ना चाहते हो, आप छोड़ सकते हो। एलएलपी को अपने नोटिस डालोगे रेजिग्नेशन का, आरओसी को भी आपको नोटिस फाइल करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर। सिमिलरली whenever there is a change in the name or address of any partner, notice shall be filed with registrar within 30 days. आपका एड्रेस चेंज हो गया, अब आप अमीर हो गए हैं, नए घर चले गए हैं, तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को बताना है। एवरी पार्टनर इज एजेंट ऑफ एलएलपी, नॉट ऑफ अदर पार्टनर। भैया तो मैंने अभी शुरू में बताया, जो तेरा है वो तेरा है, जो मेरा है वो मेरा है। आई एम नॉट योर एजेंट। तुमने गलती करी तुम्हारे पैसे कटेंगे, मैं गलती करूंगा मेरे पैसे कटेंगे। वी आर नॉट एजेंट्स, बट पार्टनरशिप में अलग होता है ना, लाइक दैट। बट एलएलपी के एजेंट, यू ऑल आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। लायबिलिटीज ऑफ एलएलपी आर मेट आउट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलएलपी। तो जितनी लायबिलिटीज होती है प्रॉफिट और एलएलपी की प्रॉपर्टी से आती है। एक सेकेंड। द नो पार्टनर इज पर्सनल लायबिलिटी, तो हमें पता ही है, नाम से ही पता चल रहा है, लिमिटेड लायबिलिटी। हाउएवर वेयर एनी पार्टनर एक्ट फ्रॉडुलेंट, या कुछ फ्रॉडुलेंट पर्पस करते हैं, मैलिफाइड इंटेंशन होती है, और कुछ भी गलत करते हैं, फ्रॉडुलेंट पर्पस से किसी क्लाइंट को सॉलिसाइड करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, सो इन दैट केस लायबिलिटी विल बी अनलिमिटेड, राइट? तो लिमिटेड से क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड। लिमिटेड तुम्हें फायदा दिया गया है, फ्रॉड करने के लिए नहीं दिया गया, सो लिमिटेड लायबिलिटी विल बी नाउ अनलिमिटेड लायबिलिटी। फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी, क्या ये एग्जाम में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तुम्हारा एक दोस्त है,
एक बार मैं पढ़ा रही थी ऑनलाइन, मैंने बोला ये फलाना-वलाना, तो एक बच्चा मुझसे बार-बार बेचारे ने पता नहीं 10वीं क्लास में पूछा होगा, मैम ये फलाना क्या होता है? फलाना मतलब इट्स लाइक अ, क्या बोलते हैं हम? जस्ट लाइक दैट एटसेट्रा। तो ये एटसेट्रा पर्सन है, कोई एटसेट्रा नहीं है। एक तो नाम रखने में मुझे बड़ी दिक्कत होती है। बच्चे कहते हैं एबीसीडी नाम मत रखो, तो क्या नाम रखूँ अब मैं? ठीक है, किसी बच्चे का नाम रख दो, कोई किसी बच्चे का नाम निकले तो और दिक्कत। मैम आपने मुझे इंस्टॉलमेंट बना दिया। कितने बच्चे ऑनलाइन पढ़ाते हुए जब लाइव होते हैं मेरे साथ, मैं किसी का नाम रैंडमली ले लूँ ना, मैम आपने तो मुझे इंस्टॉलमेंट कर दिया, मुझे फ्रॉडलेंट बोल दिया। क्या करें? तो फिर नाम हम रख लेते हैं मिस्टर ए ही, मिस्टर इंडिया, मिस्टर ए। इंडिया शब्द नहीं यूज़ कर सकते भाई, अनडिज़ायरेबल नेम्स ना हो जाए कहीं, है ना? चलो एनीवे फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी में मिस्टर ए हैं जिनको एलएलपी फॉर्म करनी है। अगेन यू कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम, गिव सम लीगल एडवाइस। एक तो क्या है ना, एग्जामिनेशन में बड़े आराम से लिख देते हैं लीगल एडवाइस दो। अभी बेचारे बच्चे पेपर क्लियर करके सीएस बने भी नहीं है और पेपर में क्या दे रहे हैं? लीगल एडवाइस। So anyway, be confident about it. You are going to be next company secretary, so you should be confident enough to give legal advice. मिस्टर ए, आपको क्या करना है? ठीक है, आपको डीएससी लेना है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, बिकॉज ऑफ द रीजन आपको ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट करने, ऑनलाइन फॉर्म फाइल करने हैं, तो डीएससी होना चाहिए। डीपीआईएन लेना चाहिए फॉर अप टू 5 पार्टनर्स। सारे भी ले सकते हैं बट अप टू 5 तो चाहिए। नाम, नाम तो सबसे पहला स्टेप होता है। बिना नामकरण करे तो कैसे ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी? ऑल द इनकॉर्पोरेशन फॉर्म एंड एलएलपी अग्रीमेंट। इतना ईज़ी है, इतना ईज़ी ब्रॉडली आपको बताया जा रहा है। लेकिन जब आप ऑनलाइन फाइलिंग करने बैठते हैं ना, छोटी-मोटी चीज़ें ऊपर-नीचे आती हैं हमारे पास, इससे ज़्यादा ही आती हैं, पर ये आपका एक ब्रॉड प्रोसेस है फॉर फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी, ठीक है? तो एलएलपी का कैसे याद करेंगे? देखो अभी तुम सपोज़ ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए जा रहे हो, तुम ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हो, तो उससे पहले ड्राइविंग सीखोगे ना? या सीधा ही लाइसेंस के लिए फॉर्म भरने चले जाओगे? नहीं ना। ड्राइविंग लाइसेंस लेने जा रहे हो तो पहले अपनी इन हाउस प्रिपरेशन तो करोगे ना, राइट? यू शुड बी 18 प्लस, यू शुड बी नोइंग हाउ टू ड्राइव, तभी तो लाइसेंस लेने जाओगे। अभी यहाँ क्या है, इन हाउस प्रिपरेशन तो कर लो, ये 2 चीज़ें तो कर लो पहले। डीएससी ले लो, डीपीआई ले लो, उसके बाद एलएलपी। अच्छा उससे भी पहले मैं बोलूँगी, पहले तो भैया आइडिया और बिज़नेस। अभी क्या है, ये हम लीगल बात करें तो इतना एकदम बिज़नेस में नहीं जाते, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर कोई एलएलपी फॉर्म कर रहा है, एलएलपी इज़ अ फॉर्म ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन, तो आपने बिज़नेस का आइडिया तो सोचा ही होगा ना, उसके बाद ही तो आप फॉर्मेशन करेंगे एलएलपी की। सो इसलिए हम इतना उसमें नहीं जाते हैं, हम सीधा आते हैं कि डीपीआई और डीएससी ले लो, उसके बाद तुम इनकॉर्पोरेशन नाम सोच लो, फॉर्म्स भर लो एंड देन यू विल बी सॉर्टेड विद LLP agreement. Then you have to draw LLP agreement as per LLP Act, right? So let's study each point clearly. Why now I'm doing this in detail? Because this can come in exam. वो तुमसे पूछ नहीं लेता, वो 3-3 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं तुम्हारे, आ सकते हैं, 4 नंबर का भी आ सकता है, ठीक है? सो ये कर लेते हैं। For obtaining DIN for the partners or designated partners of LLP, a DSC is required. DPIN and DSC is required. Therefore, the proposed partner. Why are we saying proposed? देखो कभी भी फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन कोई कंपनी का आता है या एलएलपी का भी आता है या किसी प्रकार की कंपनी का आता है, आपको प्रपोज्ड शब्द याद रखना। इट इज अ गुड प्रेजेंटेशन टू राइट बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट। सामने वाले चेक करने वाले को भी समझ में आता है कि हाँ बच्चे को पता है कि अभी फॉर्मेशन हुई नहीं है। सो इट्स अ प्रपोज पार्टनर, इट्स अ प्रपोज्ड एलएलपी, राइट? प्रपोज पार्टनर मस्ट obtain what? DSC. DSCs have validity of 1 or 2 years, can be used during that time for filing of documents with ROC online. तो डीएससी की वैलिडिटी देखो, कौन सा क्लास का डीएससी आप लोगे वो आप देखेंगे उस समय। अलग अलग क्लास के डीएससीज होते हैं, डायरेक्टर्स के लिए, पार्टनर्स के लिए, नॉर्मल पर्सन के लिए, ठीक है? तो आप उस हिसाब से प्रोफेशनल्स के लिए देयर आर क्लास ऑफ डीएससी। तो आप डीएससी अप्लाई करेंगे, डीपीआईएन अप्लाई करेंगे एंड देन you will be at least eligible to be a partner. अभी एलएलपी बनी नहीं है, वी अंडरस्टैंड, बट अपनी एलिजिबिलिटी तो पूरी करो। apply for DPIN after obtaining DSC for partners. Application for DIN can be made, which is synonymous with DPIN. DIN usually happens immediately. DIN and DPIN are synonymous each other. Once DIN is obtained, there are no renewals required, and each person can have only one DIN. ठीक है? डीएससी की वैलिडिटी है 1 से 2 साल, पर डीपीआईएन या डीआईएन जो है वो आपको एक ही बार मिलता है और एक इंसान को एक ही मिलता है। अब डीपीआईएन हो गया, डीआईएन हो गया,
आपका डीएससी हो गया। अब हमें नाम अप्रूवल करनी है। वंस डीआईएन इज अवेलेबल, कॉन्फिडेंस होके आंसर लिखो। आप नॉर्मल इंग्लिश लिख रहे हो, आपको पता है पहला स्टेप क्या है, दूसरा क्या है। बी कॉन्फिडेंट व्हेन यू राइट द आंसर, ठीक है। वंस डीआईएन इज अवेलेबल, एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम कैन बी मेड टू मिनिस्ट्री। इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड एलएलपी नेमिंग गाइडलाइंस, ठीक है ना। बहुत बहुत सरल भाषा, बहुत इजी लैंग्वेज लिखी है, बिल्कुल घबराने वाली चीज नहीं है। आधे बच्चे तो घबराए रखते हैं कि व्हाट लैंग्वेज, हाउ आर वी गोइंग टू राइट, हमारी लैंग्वेज पसंद आएगी नहीं पसंद आएगी। तुम कौन सा तेलुगु लिख रहे हो, तुम्हें लिखनी तो इंग्लिश ही है ना, तो थोड़ी सी ऐसी इंग्लिश लिखो विच इज अंडरस्टैंडेबल है। जहां जहां थोड़ा सा आपको एक लॉ का थोड़ा सा जार्गन टर्म्स यूज करने वहां करिए। वंस डीआईएन इज अवेलेबल, एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन इज मेड टू एमसीए। एमसीए को एलएलपी आप नाम तय करने से पहले नेमिंग गाइडलाइंस देख लीजिए। अनडिजायरेबल नेम्स नहीं होने चाहिए, सिमिलर टू डिफरेंट अदर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होने चाहिए, रिजेम्बलेंस नहीं होनी चाहिए। बन गए 3 पॉइंट्स तो नाम को लेके, ठीक है। उसके बाद देयर आर 2 वेज ऑफ रिजर्विंग नेम। एप्लीकेशन आप रन एलएलपी पे आप जाकर नाम रिजर्व करके आप बाकी सारी फॉर्मेलिटीज कर सकते हैं। नेम कैन बी प्रपोज्ड इन ई फॉर्म, फिल आईपी एंड एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। तो एलएलपी का फॉर्म डाउनलोड करके वहां पे आप रन एप्लीकेशन करके आप वहां पे अपना नाम, अपनी एलएलपी का नाम रिजर्व कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ नेम चेंज शैल बी अकम्पनीड बाय रेजोल्यूशन। कह रहे हैं नाम तो ये तो नाम रखने की बात है, लेकिन अगर कल को नाम चेंज करना हो, अभी लोग क्या है ना, बिजनेस करते हैं फिर पंडितों से पूछते हैं भाई नाम चेंज करना है, फिर पंडित बताते हैं नाम में ना ऐसा कर दो, ठीक है। तो फिर आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। अभी देखो मेरे मम्मी पापा ने मेरे नाम में इतनी कंफ्यूजन कर दिया है। अब मेरे हर जगह नाम है SWETA, बट इट्स स्पेल एज श्वेता, एच लगाना भूल गए। अब देखो मैं भुगत रही हूँ अभी तक। अब बोलो मैम आप भी कहीं देख लो, नाम चेंज कराने का काम पे सारा फॉर्मेलिटी होती है, वहाँ फॉर्म वॉर्म भर लो, कौन करे। पंडित ने बोला ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, अब पंडितों की राह पे चलेंगे। जोक्स अपार्ट, सो नाम चेंज करना है तो रेजोल्यूशन चाहिए, जस्ट लाइक कंपनी। इफ नेम इज अप्रूव्ड, द आरओसी विल इशू अ फ्रेश सर्टिफिकेट एंड न्यू नेम। अभी नाम ले रहे हैं, तो उसके बाद नाम लेने के बाद, रिजर्व कराने के बाद बाकी सारी फॉर्मेलिटीज आपको करनी है। नाम चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए भी आगे आएगा प्रोसीजर, तब करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बता रहा है आपको कि जब नाम चेंज होता है तो फ्रेश सर्टिफिकेट देता है आपको एलएलपी। आपको एलएलपी का फ्रेश सर्टिफिकेट मिलता है। आफ्टर द नेम अप्रूवल इज ऑब्टेन्ड, फॉर्म एलएलपी फाइल शैल बी फाइल्ड फॉर गिविंग नोटिस ऑफ चेंज ऑफ नेम अलोंग विद द फॉर्म 3 ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ एलएलपी अग्रीमेंट। अभी मैं कहूंगी इस पे ध्यान मत दो, अभी चेंज ऑफ नेम आएगा उसका प्रोसेस। लेकिन आप ने आपके पास 2 चीजें हैं नाम को लेके। पहली चीज बोल रहा है, जब आप एलएलपी फॉर्म कर रहे हो तो आपको एलएलपी का नाम रिजर्व करा लेना है मिनिस्ट्री से, और उसके बाद सारी फॉर्मेलिटीज करके एलएलपी इनकॉर्पोरेट करनी है। दूसरी बात नाम के बारे में बोल रहा है कि अगर आप एक एग्जिस्टिंग एलएलपी हो और नाम चेंज कराना चाहते हो, तो वो प्रोसेस भी बिल्कुल अवेलेबल है। एलएलपी फॉर्म नंबर 5 ये भरना है आपको नाम चेंज के लिए, ठीक है। जब आप डीएससी ले लोगे, डीआईएन हो जाएगा, नाम अप्रूवल हो जाएगा, देन यू हैव टू फाइल फॉर इनकॉर्पोरेशन। ई फॉर्म, फिल आईपी, वेब बेस्ड फॉर्म है, शैल बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार हैविंग ज्यूरिसडिक्शन ओवर द स्टेट। ऑफ कोर्स आप का एलएलपी जिस भी राज्य में है, उस राज्य के जो जिसकी ज्यूरिसडिक्शन है आरओसी के पास, उस आरओसी से आप सारे फॉर्म फाइल करेंगे। वेयर अ डीपी हैज ऑलरेडी डीआईएन, डीपीआई नीड नॉट टू बी ऑब्टेन। भाई ये तो पता है, ठीक है। पर देखो ये नहीं कि मैम ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है तो हमने एग्जाम में लिखी नहीं, लिखना है। यू ऑल्सो हैव टू राइट। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी अटैच। कंसेंट ऑफ पार्टनर्स जो डीपी बनना चाहते हैं, राइट। सब्सक्राइबर शीट, जो जो एलएलपी अग्रीमेंट सब्सक्राइब कर रहे हैं। डिटेल्स ऑफ एलएलपी, कंपनीज इन विच पार्टनर्स, डायरेक्टर्स रिस्पेक्टिवली। अभी जैसे क्या है ना, मेरी एलएलपी है और मेरी एलएलपी में 2 बॉडी कॉर्पोरेट है जो पार्टनर है, ठीक है। मैं भी पार्टनर हूँ, वो भी पार्टनर है, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट जो पार्टनर्स हैं उनके भी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे। आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर डेसिग्नेटेड पार्टनर्स, प्रूफ ऑफ एड्रेस। एड्रेस प्रूफ में देखो बिजली बिल और ये सब चला जाता है। लिस्ट ऑफ मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ एलएलपी, एनओसी फ्रॉम एनी ट्रेडमार्क या कोई सिमिलर नाम है, कोई आपको एनओसी है अगर है तो, इफ एनी, जरूरी नहीं है होगा, अगर है तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स विद फॉर्म, फिल आईपी जो आप आरओसी को भरेंगे एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये होने चाहिए। मैम हमें ना याद नहीं रहता क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, कितना कुछ याद करें हम। कॉमन सेंस यूज करो ना। अभी तुम किसी को रजिस्ट्रेशन करते हो, तुम कॉलेज में भी रजिस्ट्रेशन कराते हो, फॉर्म भरते हो, तो अपना आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, अपना आधार कार्ड की कॉपी, मार्कशीट, ये सब लगाते नहीं हो। तो आप खुद सोचो कि अगर एलएलपी फॉर्म हो रही है, उसका फॉर्म जा रहा है, तो पार्टनर्स
अभी एलएलपी का एड्रेस तो नहीं आया क्योंकि अभी एलएलपी बनी नहीं है, प्रपोज्ड है, पर उसके जो पार्टनर्स है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है या बॉडी कॉर्पोरेट है, इनके ये सारे आईडी प्रूफ्स नहीं लगेंगे। इंडिविजुअल का आईडी प्रूफ तो लग जाएगा, बॉडी कॉर्पोरेट का क्या लगेगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, राइट? और पार्टनर्स कौन से डीपी बनना चाहते हैं, उनकी कंसेंट, तो ये सारा कुछ जाएगा आपके फॉर्म में। जस्ट टेल दिस टू योरसेल्फ कि हाँ, ये चीजें लगेंगी। उसके बाद क्या, प्रोसीजर फॉर चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। आ गया हमारा चेंज नेम, तो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। अगेन एग्जाम में आपको जो घुमा फिरा के पूछता है, जंपिंग टाइप क्वेश्चन, डायरेक्टली नहीं पूछता कि नाम चेंज कराने का क्या चीज है। अगर नाम चेंज करने का, एलएलपी का नाम चेंज करने का कुछ भी जिक्र होता है एग्जाम में, क्योंकि आप देखते हो ना, पहला इतना बड़ा कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है तुम्हारे एग्जाम में, उसके अंडर 3-4 क्वेश्चन आते हैं, और वो बड़ा कॉम्प्रिहेंशन अगर एलएलपी आ गया और उसमें पूछ लिया गया कि देखो ये एक इंसान है, वो ना नाम चेंज करना चाहता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलएलपी एक्ट में बिल्कुल इसके प्रोविजंस हैं, हम देंगे लीगल एडवाइस, पैसे बताओ कितने दोगे, है ना? अरे अभी तो तुम सिर्फ स्टूडेंट हो, सीएस बन जाओ तो तुम्हारी जो हम एग्जाम में तुम फ्री के एडवाइस दे रहे हो ना, फ्री के एडवाइस दे रहे हो ना एग्जाम में, एडवाइस दिस पर्सन, लीगल एडवाइस दिस पर्सन, पैसे नहीं मिल रहे हैं, जब सीएस बन जाओगे ना, लीगल एडवाइस के भी पैसे लगेंगे, ठीक है? लेकिन एक 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 चीज जरूर करना, अगर तुम प्रैक्टिसिंग करोगे ना, अपने ना कहीं बोर्ड लगा लेना कि क्लाइंट्स 1 घंटे के ऊपर अगर तुमने करा तो फीस एक्स्ट्रा लगेगी, बिकॉज लोग बैठ जाते हैं 3-3 घंटे एडवाइस लेने के लिए, राइट? सो चलो बात की बात है, मैम कितना अच्छा लग रहा है सुन के कि हमें पैसे मिलेंगे, अभी तो हम बेकार के एडवाइस देते रहते हैं, पढ़ लो, सीएस बन जाओ, मेंबरशिप नंबर आ जाए, फिर देखो तुम पैसों में खेलोगे। चलो एनीवे, प्रोसीजर फॉर चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी, लेट्स टॉक अबाउट इट। प्रोसीजर फॉर नेम चेंज इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 19 ऑफ एलएलपी एक्ट। अभी नाम चेंज कर रहे हैं और सेक्शन 19 को हम कैसे याद करें? प्राइम नंबर कैसा लग रहा है ना, 19 नंबर किसी के टेबल में नहीं आता, है ना? तो अभी कैसे याद करें? अभी तुम टीचर की आवाज ठीक से सुनो। नाम चेंज करना है हमें एलएलपी का, उसके लिए प्रोविजन कौन से सेक्शन में लिखे हैं? ये प्राइम नंबर 19, सेक्शन 19 ऑफ एलएलपी एक्ट। एलएलपी दैट इज रजिस्टर्ड इन इंडिया में, चाहे तो, जरूरी नहीं है, चाहे तो अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस नीड टू चेंज इट्स नेम। अच्छा, नीड टू चेंज इट्स नेम, देखो एक तो अपनी खुद की मर्जी है कि हम अपना नाम चेंज करें, हमारी मर्जी। दूसरा क्या है ना कि आपको ना, आपने एक एलएलपी ओपन करा, वैसे तो देखो आजकल के सोशल मीडिया और इतना इतना इंटरैक्टिव पोर्टल है हमारे पास और हर चीजें हैं कि रिजेम्बलेंस ऑफ नेम डिटेक्ट हो जाता है, लेकिन पहले क्या होता था और आज भी देखा जाता है, एक एलएलपी एक स्टेट में, दूसरी एलएलपी दूसरे स्टेट में, दोनों का सेम काम है और दोनों के नाम बड़े रिजेम्बल है, हो सकता है। अभी जैसे कपड़ों का बिजनेस होता है तो ज्यादातर लोग क्लोथिंग, अपैरल्स ये शब्द यूज करते हैं, तो हो सकता है नाम सेम हो। तो जो भी एलएलपी पहले बनी थी वो अप्लाई कर सकती है कि गवर्नमेंट को कि आप प्लीज डायरेक्ट करिए, डायरेक्शन दीजिए उस दूसरी एलएलपी को कि अपना नाम चेंज करे, तो उस कारण भी आपको चेंज करना पड़ सकता है। The reason can be business related or account of certain directives from state central government if the name of LLP is considered undesirable or similar to any already existing LLP, the government can ask for a name change. And failure to comply with such direction given shall be punishable with fine, which shall not be less than 10,000, but which may extend to 5 lakh rupees. And the DP of such LLP shall be punishable with a fine which shall not be less than 10,000, which may extend to 1 lakh rupees. तो नाम चेंज कर सकते हैं, बिजनेस रिलेटेड इशू हो सकता है या फिर कोई कोई डायरेक्शन हो सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे आपका नाम ठीक नहीं है या टू रिजेम्बलेंस है किसी और एलएलपी के साथ, तो वो आपको डायरेक्शन दे सकता है टू चेंज द नेम, ठीक है? वैसे ये सेक्शन 16 में ये बात ज्यादा प्रोमिनेंटली करी गई है, बट एनीवे, अगर आप नाम चेंज नहीं कर सकते तो 10,000 रुपए फाइन लग जाएगा, 5 लाख तक जा सकता है और डीपी के ऊपर तो 10,000 से लेके 1 लाख तक। द एप्लीकेशन मस्ट हैव मैक्सिमम 6 नेम रेफरेंसेस, जो अप्लाई करेंगे 6 नाम दीजिए। वन मस्ट इंश्योर कि प्रेफरेंसेस आर इन टेंडम विद द एलएलपी नेमिंग गाइडलाइंस, ठीक है? योर नेम शैल बी कॉरेस्पॉन्डिंग विद द गाइडलाइंस, ऐसे नहीं कुछ भी अटरम पटरम नाम दे रहे हो, नाम गाइडलाइंस के हिसाब से होने चाहिए। To start with, it shall not be identical, similar. You can check out an MCA portal. MCA portal में पूरी गाइडलाइंस दी हुई है, वहां चेक कर सकते हैं आप कि कौन सी मतलब नाम रखते हुए आपको कौन से शब्दों का इस्तेमाल अलाउड है, कौन से शब्दों का इस्तेमाल नहीं अलाउड है, राइट? एंड यू कैन चेक कि हम ये नाम रख रहे हैं तो ये नाम कहीं दूसरे किसी से मिलता जुलता तो नहीं है।
तो प्रोसीजर फॉर चेंज में तो पहले बताया गया कि 19 सेक्शन 19 है जो इसको गवर्न करता है। दूसरा आपको बताया गया कि नाम चेंज के कुछ भी रीज़न हो सकते हैं। तीसरा आपको बता रहे हैं आप लीगल फॉर्मेलिटी। एलएलपी नेम चेंज एप्लीकेशन द पार्टनर नीड टू सबमिट द फॉलोइंग। पहले तो सारे पार्टनर्स की कंसेंट। ऐसे कोई एलएलपी में डीपीज़ ये जो मैनेज कर रहे हैं सारे पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए कि नाम चेंज हो रहा है। उनके एक्जिस्टिंग एलएलपी अग्रीमेंट, ये हमारा एलएलपी अग्रीमेंट एक्जिस्टिंग है जिसमें ये नाम है, अब हम नाम चेंज कर रहे हैं। ट्रेडमार्क कॉपी और कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब ये क्यों भाई? वो इसलिए क्योंकि आपका नाम पहले था एम से, अब आप नाम चेंज कर रहे हो जे से, तो ट्रेडमार्क भी कुछ है तो वो भी चेंज होगा, तो उसका एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट और एलएलपी अग्रीमेंट ये सब आपको साथ में देने हैं। फॉर्म कौन सा भरना है जब हम नाम चेंज कर रहे हैं? फॉर्म नंबर एलएलपी, फॉर्म एलएलपी 5। आफ्टर सजेस्टेड नेम गेट्स अप्रूव्ड, पहले तो आपने अप्लाई करा कि हमारा नाम चेंज करो। नाम चेंज करते समय 6 नाम दिए, वो 6 नाम भी जरा तरीके के दो इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। तुम्हारा नाम एक नाम उसमें से हो गया अप्रूव, ठीक है। द फॉर्म हैज टू बी सबमिटेड टू रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज। कौन सा फॉर्म? जब नाम अप्रूव हो गया तो आपको एलएलपी फॉर्म एलएलपी 5 भर के किसको देना है? आरओसी को। आरओसी कंसिडरेशन करेगा, उसके बाद अप्रूव भी कर सकता है, डिनाई भी कर सकता है। नाम अप्रूव हो जाएगा तो सर्टिफिकेट आपको दे देगा और नया नाम तब से इफेक्टिव होना शुरू हो जाएगा। Once the partners get new certificate of registration, a supplementary agreement need to be laid out mentioning the changes in LLP agreement. क्योंकि LLP agreement में नाम भी तो होगा ना। अब नाम चेंज हो रहा है तो नया LLP agreement आएगा। एक और चीज है, नाम जब चेंज होता है ना तो इसका चेंज होने के बाद इसका एडवर्टाइजमेंट भी जाता है कि देखो ये पुरानी एलएलपी थी, इसका ये नाम था, अब ये नई एलएलपी हो गई है, क्योंकि क्रेडिटर्स को जानना भी जरूरी है। अब तुमने किसी पैसा लिया, उसका नाम ही चेंज कर लिया। सोचो तुम सोचो जरा, तुम्हारा कोई नाम है, तुमने किसी से पैसे लेने हैं, उसके बाद तुम अपना हुलिया चेंज करके नाम चेंज करके आ गए, मेरा तो ये नाम ही नहीं है, तुमने मेरे हम शक्ल को पैसे दिए होंगे। तो नॉट लाइक दैट, विद इन दिस केस यू हैव टू एडवर्टाइज अबाउट नेम चेंज। So this is the diagrammatic presentation from your module itself, ठीक है। तो मॉड्यूल में भी एक बहुत बढ़िया चार्ट करके बनाया हुआ है कि अगर आप नाम चेंज कर रहे हैं तो एलएलपी अग्रीमेंट के हिसाब से करेंगे। अगर एलएलपी अग्रीमेंट में कुछ नहीं है तो सारे पार्टनर्स की कंसेंट तो चाहिए ही चाहिए। कंसेंट से पहले और कौन सा नाम रख रहे हैं, यू नीड टू चेक द नेम अवेलेबिलिटी एंड गाइड नेमिंग गाइडलाइंस एंड फ्रॉम एमसीए पोर्टल। फॉर्म नंबर 5 विद ऑल द अटैचमेंट्स, नाम अप्रूव हो जाएगा तो आपको 3 महीने का समय दिया जा रहा है कि आप उसको बाकी फॉर्म भर के उस नाम एक मतलब नाम अवेलेबिलिटी अब आपके पास है 3 महीने तक। आप सारे फॉर्म भर दीजिए, फीस पे कर दीजिए, देन आरओसी वन सैटिस्फाइड आपको फ्रेश सर्टिफिकेट दे देगा। फॉर्म नंबर नहीं आ जाता तो कोई नहीं, बस आप इतना लिख लो कि फ्रेश सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एलएलपी के नाम चेंज के लिए कौन सा फॉर्म याद रखना है? फॉर्म नंबर 5। चेंज नेम विल बी इफेक्टिव आफ्टर द सर्टिफिकेट इज गिवन। फाइल फॉर्म 3 फॉर एलएलपी अग्रीमेंट। तो हमें वैसे नाम चेंज करने के लिए कौन सा फॉर्म याद रखना है? एलएलपी फॉर्म 5, ठीक है। ये फाइल करना है हमें। प्लस हमें अब हमारे एलएलपी अग्रीमेंट में भी जो चेंजेस आए हैं उसके लिए कौन सा फॉर्म फाइल करना है? हमें फॉर्म नंबर 3, ठीक है। तो ये नाम को लेके हमने इतनी बातें सुनी है। आ जाए एग्जाम में क्वेश्चन 3 नंबर का आ जाए, 4 नंबर का आ जाए, विल बी एबल टू राइट, वी हैव सो मच कंटेंट, हमें इतनी चीजें पता चल गई हैं। आगे प्रोसीजर फॉर शिफ्टिंग द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी। अब रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, उसका क्या प्रोसीजर है? बड़ा सिंपल प्रोसीजर है, बिल्कुल भी आफत की बात नहीं है। आप जितना पैनिक करेंगे तो सारी चीजें बड़ी मुश्किल लगेंगी, अदरवाइज दे आर नॉट सो डिफिकल्ट। वेयर द पार्टनर्स विश टू चेंज द रजिस्टर्ड ऑफिस। अब देखो रजिस्टर्ड ऑफिस जब चेंज करना होता है ना तो 2-3 बातें होती हैं। क्या सेम ही स्टेट में चेंज कर रहे हो? मतलब एक होता है ना एक स्टेट में भी एक जगह से दूसरी जगह आ रहे हो। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में आप पहले नॉर्मल जगह आपकी एलएलपी थी, फिर आपने अच्छी जगह एलएलपी अपने ऑफिस को चेंज कर लिया, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोलना चाहती कि दिल्ली में कौन सी जगह नॉर्मल है और कौन सी जगह अच्छी है। जो बच्चे वहाँ रह रहे होंगे ना वो नीचे लिख देंगे, मैम आपको क्या लगता है हम यहाँ रह रहे हैं तो ये नॉर्मल जगह है? बच्चे बच्चे भी आजकल आप क्या सोचो ऑफेंडिंग कितने हो जाते हैं, राइट? तो और मैं ना आजकल एक तो इतनी परेशान हूँ, आजकल चीज़ें वायरल बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। बेचारी आई ऑब्वियसली एवरीबॉडी डू, आई आल्सो डू, वी वॉच रील्स। बेचारी एक लड़की कॉन्सर्ट में रो रही है और उसका बेचारी का क्या मीम्स बना दिया है। तो कुछ भी चल रहा है। पीपल आर लाइक गेटिंग सो मच एंटरटेनमेंट फ्रॉम अदर पर्सन्स लाइफ। व्हाई? आपकी खुद की लाइफ कितनी एंटरटेनिंग है, उससे एंटरटेनमेंट लो ना। व्हाई यू आर मेकिंग मीम्स एंड अर्निंग मनी ऑन समबडीज, राइट? सो दैट्स नॉट गुड।
तो लाइफ हम जैसे पहले के लोग बोलते थे ना हमारी ज़िंदगी ओपन किताब है। आज तो इतना सोशल मीडिया इम्पैक्ट हो गया दैट एवरीबॉडीज़ लाइफ हैज़ बिकम अ ओपन बुक एंड एवरीबॉडी इज़ रीडिंग दैट ओपन बुक। चलिए एनीवे, where the partner wish to change the registered office of the company from one place to another, तो ये देखना ज़रूरी है कि अ, वो सेम स्टेट में हो रहा है या वन स्टेट टू अनदर स्टेट हो रहा है। अब आप खुद मुझे बताओ कि अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है विद इन द सेम स्टेट, तो कम कम कंप्लायंसेस होंगी। अगर वो एक ही स्टेट में है और एक आरओसी की ज्यूरिसडिक्शन से निकल के दूसरे आरओसी की ज्यूरिसडिक्शन में जा रहा है, स्टेट वही है। जैसे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में 2 आरओसी है, तो एक आरओसी की ज्यूरिसडिक्शन से दूसरे आरओसी की ज्यूरिसडिक्शन में जा रहा है। थोड़े नॉर्म्स ज़्यादा फॉलो करने पड़ेंगे। एक स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट जा रहा है, तो और ज़्यादा नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे। सो जस्ट लाइक दैट, लेट्स स्टडी। यहाँ कह रहे हैं रूल 17 जो एलएलपी रूल्स 2009 में आए थे ना, उसके हिसाब से आपको रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करते समय रूल 17 को फॉलो करना है, ठीक है? फॉर्म 15 इज टू बी फाइल्ड विद इन 30 डेज ऑफ चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। द प्रोसीजर इज एज बिलो, बट आपको फॉर्म नंबर कौन सा याद रखना है? 5 नहीं, 5 कब याद रखना है? जब नाम चेंज कर रहे हैं। इंटू 3 कर देंगे 5 का टेबल। 15 कब आएगा? जब हम रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हैं, ठीक है? प्लीज याद रखिए। अगर आप मुझे ध्यान से सुन भी रहे हो ना, और ध्यान से सुन रहे हो, क्योंकि अभी तो जो तुम्हारा दिमाग है ना मैक्सिमम पोटेंशियल पे है ना? पता है क्या होता है, हमें ना कभी भी देखना, आपके साथ ये जरूर हुआ होगा, आप जब एग्जाम से जस्ट पहले कुछ पढ़ रहे हो, आपको बहुत अच्छे से समझ आना शुरू हो जाता है, फिर आप अपने आप से बोलते हो यार ये जब मैं नॉर्मल क्लास में पढ़ रहा था या पढ़ रही थी तब तो मुझे समझ में नहीं आता, अभी क्यों समझ में आ रहा है? दिमाग क्योंकि पूरा फोकस है। We all have same brain. Somebody who's getting rank, somebody who's failing, have same brain. Utility कितनी करनी है वो डिपेंड करता है, बस और कुछ नहीं है। फाइल फॉर्म 15 विद इन 30 डेज ऑफ द चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस। पहला पॉइंट, प्रोसीजर कहाँ लिखा है इसका? रूल 17 ऑफ एलएलपी रूल्स 2009। नाम चेंज कौन से सेक्शन में लिखा था? सेक्शन 19। उसके बाद चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस कौन से रूल में, कौन से रूल्स आए थे 2009 में? रूल 17 जो एलएलपी रूल्स आए थे 2009, उसके रूल 17 बात अगेन प्राइम नंबर। आई डोंट लाइक 17 19, है ना? किसी के टेबल में ही नहीं आते। डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड विद फॉर्म 15, प्रूफ ऑफ चेंज ऑफ एड्रेस इज मैंडेटरी। भाई कौन सा नया एड्रेस है? कॉपी ऑफ मिनट्स ऑफ डिसीजन। आप लोगों ने ऐसा तो नहीं कि उठे-उठे सीधा एड्रेस चेंज कर लिया, पहले सारे पार्टनर्स की सहमति हुई होगी, तो उसका जो आपने मीटिंग करा होगा, मीटिंग में मिनट्स होंगे, उसकी कॉपी दीजिए आरओसी को, ठीक है? एज़ पर द प्रोविजंस ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट। In case change of place of registered offices from one state to another, it is mandatory to enclose copies of public notice and consent of creditors. क्योंकि एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहे हैं, तो क्रेडिटर्स और आपको जो आपके पब्लिक नोटिस एडवर्टाइजमेंट उन सब की कॉपी जाएगी। एनी अदर इन्फॉर्मेशन व्हिच इज टू बी प्रोवाइडेड एज ऑप्शनल अटैचमेंट। लेकिन ये बेसिक चीजें तो चाहिए अपने को। अभी कंपनी लॉ में पढ़ लो, कंपनी लॉ में कितने सारे प्रोविजंस हैं, बट यहाँ थोड़ा इजी प्रोसेस है, बट ये चीजें तो करनी है आपको। रेजोल्यूशन पास करना है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फॉर्म कौन सा फाइल करना है, पब्लिक नोटिस देना है या नहीं देना, और टाइम कितने दिनों में फाइलिंग कर लेनी है। आपसे सेम स्टेट में पूछ ले, सेम स्टेट में ज्यूरिसडिक्शन चेंज हो रही है वो पूछ ले, या वन स्टेट टू अनदर स्टेट पूछ ले। ये कितने? 3 4 5, ये 5 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। कौन कौन से 5 पॉइंट्स? रेजोल्यूशन, आर सी एफ पी टी, ठीक है? अभी ये एक्रोनिम कुछ शब्द नहीं बन रहा, बट यहाँ पे सुनो, आपको रेजोल्यूशन याद रखना है, क्योंकि आप खुद अपना दिमाग लगाओ, कोई चेंज हो रहा है ऑफिस, अभी तुम अपना घर का एड्रेस चेंज करोगे तो पहले सारे घर वाले बैठेंगे नहीं, अरे कहाँ जाएं, कहाँ मतलब कैसे शिफ्ट हो, पैसा कहाँ से अरेंज करें, बैठेंगे ना? या सीधा कोई एक जना उठ के सीधा बोलते सामान पैक करो हम शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। तो रेजोल्यूशन एंड रेजोल्यूशन, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर शैल बी रिक्वायर्ड फॉर चेंजिंग, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर शैल बी रिक्वायर्ड फॉर चेंजिंग, कंसेंट ऑफ ऑल इन ऑल द 3 केसेस, ठीक है? फिर अपने को चाहिए सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की कंसेंट। चलो यहाँ पे कंसेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही स्टेट में ना, बस तुम्हें जरा सा, पहले तुम्हें आधा घंटा लगता था पहुंचने ऑफिस, अब तुम्हें शायद पौना घंटा लग जाएगा। दूर हो गया है, पास हो गया है, कुछ भी हो गया है, बट कंसेंट की ज्यादा जरूरत नहीं है। कंसेंट की कहाँ जरूरत है? फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो मैम अगर हमें एक स्टेट से दूसरी स्टेट, एक स्टेट में ही अगर चेंज करना ऑफिस, तो ये वाला पॉइंट नहीं लिखे? लिख लो ना। तुम्हें तो ये 5 के 5 क्राइटेरियाज याद रखने ही रखने हैं। और उसमें तुमने लिखा है दैट नो कंसेंट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम विद इन द सेम स्टेट।
राइट? या फिर विद इन द सेम स्टेट फ्रॉम वन jurisdiction टू अनदर jurisdiction ऑफ आरओसी, उसमें भी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की कंसेंट जरूरत नहीं है, बट वन स्टेट टू अनदर स्टेट में जरूरत है। फॉर्म देखो, तीसरा पॉइंट क्या था? पहला रेजोल्यूशन, क्रेडिटर्स की अप्रूवल, फिर हमें फॉर्म कौन सा भरना है, फिर हमें पब्लिक नोटिस का क्या करना है, टाइम लिमिट। ये क्राइटेरियाज याद रखने हैं, ओके? रूल फॉर्म 15 सेम 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 सेम, तीनों का सेम। पब्लिक नोटिस रिक्वायर्ड नहीं है, नहीं है, इसमें जरूरत है क्योंकि स्टेट से जा रहे हैं, पब्लिक नोटिस की जरूरत है। इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर, वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर, रीजनल लैंग्वेज में बिल्कुल जरूरत है। टाइम लिमिट तीनों की सेम है, within 30 days of passing resolution, within 30 days of passing resolution, within 30 days of passing resolution। वेरी इजी ब्रो, बहुत ही इजी है। ऐसा इतना टेंशन लेके पढ़ोगे ना तो कुछ भी नहीं पढ़ सकते। एलएलपी अग्रीमेंट क्या होता है? अग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बस पहली लाइन तो ऐसी अच्छी सी लिख दो। दूसरा, इट स्पेसिफाइज अग्रीमेंट में क्या होगा। आप खुद सोचो, आप और मैं एक अग्रीमेंट में आ रहे हैं तो हमारे अग्रीमेंट में क्या होगा? अगर हम कोई बिजनेस डील कर रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड, तो हमारे अग्रीमेंट में क्या होगा? हमारे प्रॉफिट के बारे में, हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज, हमारे कॉन्फ्लिक्ट अगर हो गए तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे ऑल द राइट्स एंड एवरी लायबिलिटीज, राइट, और हमारे साइन। वही चाहिए भाई। देखो, फ्रीडम टू डिसाइड अबाउट टर्म्स एंड कंडीशन अपने हिसाब से। रिटन अग्रीमेंट होना चाहिए, पैराग्राफ में डिवाइडेड, स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए, रिक्विजिट वैल्यू के स्टैम्प पेपर पे। दो विटनेस, कोई भी अग्रीमेंट देखो आज होता है स्टैम्प पेपर पे तो दो विटनेस के साइन चाहिए होते हैं, यहाँ पे भी चाहिए। ठीक है, रजिस्ट्रार, कोई भी ऑल्टरेशन होती है तो एलएलपी एक्ट के हिसाब से होगी। तो एलएलपी अग्रीमेंट के बारे में नहीं पूछने वाला, हमने सिर्फ रीड करा है, तभी देखो मैंने जल्दी कर लिया है। जो चीज आने वाली एग्जाम में प्रोमिनेंट है उसको मैंने आराम से रीड करा है, बट आई एम कवरिंग एवरी टॉपिक। जस्ट आफ्टर द वीडियो यू ओपन योर स्टडी मटेरियल, नथिंग इज स्किप्ड, यू कैन हैव अ लुक। ऑब्जेक्टिव ऑफ एलएलपी अग्रीमेंट क्यों चाहिए भाई? रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रनिंग अगर स्मूथ करनी है तो घर में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो बिजनेस में तो होंगी होंगी, बट एलएलपी अग्रीमेंट में अगर सब कुछ होगा तो प्रॉब्लम कम है। मैनेजरियल काम कौन करेगा? काम डिवाइडेड, डिसीजन मेकिंग, कोई नया पार्टनर कोई जाएगा तो उसके क्या नॉर्म्स हैं, रिमूवल, एक्सिस्टिंग, इनके बारे में रूल्स। सो एग्रीमेंट इज लाइक अ बैकबोन ऑफ एलएलपी, राइट? हाउ टू प्रिपेयर एग्रीमेंट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एग्रीमेंट लो, स्टैम्प पेपर लो, टर्म सोचो, साइन करवाओ, विटनेस के साइन करो, उसको फाइल करो आरओसी को, बन गया एलएलपी अग्रीमेंट। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट करवाइए। किससे करवाएंगे ड्राफ्ट? किससे करवाएंगे ड्राफ्ट? किसी लीगल पर्सन से कराइए, ठीक है। ऑल पार्टनर शुड साइन द अग्रीमेंट, ऑफ कोर्स। दो विटनेस, जैसे मैंने बताया, एंड हर पार्टनर के पास उसकी कॉपी होनी चाहिए और आरओसी के पास भी। क्लॉज क्या होते हैं अग्रीमेंट में? डेफिनेशन, कौन सा पार्टनर पार्टनर की डेफिनेशन में आता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होगा, एलएलपी, और अगर नाम चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है हमारे एलएलपी का चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, बिजनेस क्या है हमारा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन किसका कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका कितना है, राइट्स एंड ड्यूटीज, कोई नया आएगा तो उसके क्या नॉर्म्स होंगे, कोई जाएगा तो उसके क्या नॉर्म्स होंगे, रेम्युनरेशन हम कैसे पे करी जाएगी पार्टनर्स को, कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, अगर या कितना रेम्युनरेशन, प्रॉफिट का रेशियो, बैंक अकाउंट कहाँ होगा हमारा, मीटिंग्स कैसे होंगी हमारी, इंडेमनिटी, इंडेमनिटी इज अ प्रोटेक्शन क्लॉज कि अगर एलएलपी को नुकसान होता है तो आपका क्या योगदान होगा, हाउ विल यू प्रोटेक्ट एलएलपी, ड्यूरेशन, वाइंडिंग अप एंड जनरल प्रोविजन। अभी क्या ये सारे लिखने पड़ेंगे? 50 नंबर का क्वेश्चन है, 5-6 पॉइंट्स लिख लो, 7 लिख लो। और सब में ना देखो, अगर आप अपना थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर आप 5 पॉइंट्स लिख रहे हो तो 3-3 लाइनें उनकी एक्सप्लेनेशन लिखो। अगर आप 8 पॉइंट्स लिख रहे हो, मैम हमें 8 पॉइंट्स याद है कि एलएलपी अग्रीमेंट में क्या-क्या चीज़ों के बारे में बात करी गई है, तो सबके नीचे 2-2 लाइनें लिख लो, सबकी 2-2 लाइनें। दिस क्लॉज इज वेरी एसेंशियल क्लॉज, उसके बाद एक लाइन लिख ली, दिस क्लॉज इज द वेरी इज द एसेंस ऑफ द एलएलपी अग्रीमेंट। इन दिस क्लॉज the provision relating how the meeting shall be convened in LLP is stated, right? तो आप एक दो लाइनें तो आराम से लिख सकते हैं ना, and definitely answer will also look very beautiful in a way of presentation. Alteration of LLP agreement, अब ये आने को आ सकता है, ठीक है। अभी in case if you are asked about the alteration, how the alteration is made to LLP agreement, you can give an introduction about LLP agreement first, right? So alteration of LLP agreement means making changes to original agreement filed with ROC. The partner shall approve the changes to LLP agreement, pass a resolution with the respect. अभी कुछ भी हो, नाम चेंज हो रहा है, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है, अग्रीमेंट में ऑल्टरेशन आ रही है, पहला पहला चीज क्या कर रहे हैं हम? और कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, ठीक है।
नाम चेंज के लिए कौन सा फॉर्म था? LLP फॉर्म 5। रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए कौन सा फॉर्म था? LLP फॉर्म 15। इसके लिए कौन सा फॉर्म है? ई फॉर्म 3 shall be filed with registrar within 30 days of amendment of LLP agreement along with a copy of original agreement altered and other document incidental thereto। और भी जो एक्सेट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए कि क्यों चेंज हो रहा है ये क्लॉज, उसके भी इंसिडेंटल डॉक्यूमेंट्स प्लस LLP अग्रीमेंट ऑल्टर्ड वाला, नया वाला, सॉरी ओरिजिनल वाला, दोनों दिए जाएंगे। और कौन सा फॉर्म भरा जाएगा? 3, 5, 15। 3 नंबर किसके लिए? LLP अग्रीमेंट चेंज हो रहा है। अभी देखो, सबसे पहले क्या आया? अग्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या आया? अग्रीमेंट में नाम। उसके बाद क्या आई? जगह। तो सबसे पहला जब अग्रीमेंट में कुछ चेंज आ रहा है तो फॉर्म नंबर 3, नाम में चेंज आ रहा है फॉर्म नंबर 5, एंड रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज कर रहे हैं फॉर्म नंबर 15, ठीक है। ऑल्ट्रेशन करने के लिए पास रेजोल्यूशन, फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स। आगे, procedure to change in partner and designated partner. In order to change the partner DP in LLP, form number 4 shall be filed with form number 3। अभी फॉर्म नंबर 3 और भी कहीं सुना सुना लग रहा है हमें। जब आपने कहा था ना नाम चेंज हो रहा है, फॉर्म नंबर 5 भरना है, तो उसके साथ फॉर्म नंबर 3 भी दिया था हमने आरओसी को, जो LLP अग्रीमेंट के रिस्पेक्ट में है। यहाँ पे भी पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर चेंज हो रहा है, तो उनके लिए फॉर्म नंबर 4 है, पर अलॉन्ग विद फॉर्म नंबर 4 क्या जा रहा है? फॉर्म नंबर 3। देखो, आप याद रखो, फॉर्म नंबर 3 इज फॉर LLP अग्रीमेंट। जब भी नाम चेंज हो रहा है, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है, तो ये फॉर्म भी जाता है LLP के आरओसी के पास, क्योंकि दिस फॉर्म, ई फॉर्म 3 इज विद रिस्पेक्ट टू अग्रीमेंट। नाम चेंज होगा तो LLP अग्रीमेंट में चेंज नहीं आएगा, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होगा तो LLP अग्रीमेंट में चेंज नहीं आएगा, पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर चेंज हो रहा है तो LLP के अग्रीमेंट में चेंज आएगा या नहीं आएगा? ऑफ कोर्स आएगा। तो विच फॉर्म नंबर? LLP फॉर्म, ई फॉर्म नंबर 3। तो यहाँ कह रहे हैं फॉर चेंजेस टू LLP अग्रीमेंट, तो हमें ई फॉर्म 3 भी देना है विद फॉलोइंग अटैचमेंट्स, कंसेंट, कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन कि ये बंदा जा रहा है इंसान, एफिडेविट, प्रूफ ऑफ चेंज ऑफ नेम, वेदर चेंज ऑफ नेम ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो चेंज इन पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर, चेंज इन पार्टनर, पहले हमारे 10 पार्टनर थे, 9 हो गए, 10 पार्टनर थे, 11 हो गए। फॉर्म नंबर कौन सा जा रहा है? 4। ई फॉर्म 3 भी जा रहा है फॉर द ऑल्टरेशन इन अग्रीमेंट ड्यू टू चेंज इन पार्टनर। डॉक्यूमेंट, उस पार्टनर की कंसेंट कि अब तुम हमारे नए डीपी बन रहे हो या तुम जा रहे हो। एविडेंस ऑफ ससेशन कि अब वो जा रहा है और सारे अपने डेट क्लियर करके जा रहा है। एफिडेविट, प्रूफ ऑफ चेंज ऑफ नेम कि अब ये नाम चेंज हो गया है इस पार्टनर का, या अब ये पार्टनर नहीं रह के अब दूसरा पार्टनर आ रहा है। अच्छा, अब ये भी होता है ना, ये बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट है, इसने अपना एक नॉमिनी भेजा हुआ है एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। नॉमिनी का नाम है मिस्टर एक्स। अब नॉमिनी छोड़ के जा रहा है कंपनी को, जब छोड़ के जा रहा है कंपनी को तो अब वो LLP का डीपी तो नहीं रह सकता ना, तो कंपनी विल give a new nomination of a person who's going to represent the body corporate as a DP in LLP. So that new person will be a fresh nomination. तो उसका उसका कॉपी जाएगा, कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन ऑथराइजेशन जाएगा कि अब ये नया पार्टनर आया या पुराना वाला सीज हो गया टू बी अ पार्टनर, तो उसका कॉपी जाएगा। ठीक है, आगे annual compliances of LLP and annual compliances of LLP में following are annual compliances with needs to be complied with LLP from time to time: annual return, statement of accounts and solvency, income tax return। तो ये 3 बड़े prominent compliances है जो annually LLP में देखे जाते हैं। ठीक है, annual return तो हमारे MGT 14 और कंपनी लॉ में भी देखा जाता है सेक्शन 92 में। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, ये वो स्टेटमेंट है जो LLP को देनी होती है हर साल, जिससे वो ये अपने आप का एक एविडेंशियल प्रूफ दे सके दैट वी आर सॉल्वेंट, आवर ऑर्गेनाइजेशन इज सॉल्वेंट। एंड इनकम टैक्स रिटर्न, एनुअल रिटर्न फॉर्म नंबर 11, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी फॉर्म नंबर 8, और इनकम टैक्स रिटर्न IT रिटर्न फॉर्म जो जाती है जैसे ऑर्गेनाइजेशन की जाती है वैसे। एनुअल रिटर्न 60 दिनों में फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद ही जाती है, तो कितने दिनों में? 60। इसमें क्या सारी मैनेजमेंट अफेयर्स, और एनुअल रिटर्न में आपको पता ही है सारे मैनेजमेंट अफेयर, ऑपरेशनल मैनेजमेंट सब कुछ आता है एनुअल रिटर्न में। Statement of solvency within 30 days from the end of 6 months of the financial year to which the statement of accounts and solvency relates to। तो अभी एक the statement that is LLP is in a position to discharge its debt within 30 days from the end of 6 months of financial year।
फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, 6 महीना खत्म हुआ, सितंबर का महीना आया, तो अक्टूबर 30 तक आपको क्या भर लेना है? स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी। क्यों? क्योंकि देखिए अभी जब साल खत्म होता है उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, फाइल होते हैं आरओसी के बाद, तो जब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीना बीत जाएगा, उसके 30 दिन के अंदर-अंदर हम स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी भर देंगे आरओसी के पास फॉर्म नंबर 8। ठीक है? एनुअल रिटर्न फॉर्म नंबर 11, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी फॉर्म नंबर 8। जुलाई 31st ऑफ एनी ऑफ द असेसमेंट ईयर, तो ये हमारा इनकम टैक्स का है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, सो दैट इज टू बी लाइक फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमें एनुअल कंप्लायंस याद रखनी है। अगेन तुम्हारा दोस्त, एक तो मैंने देखा ये तुम्हारा दोस्त करके एग्जाम में बड़े क्वेश्चन आते हैं। तुम्हारा दोस्त है, दोस्तों की मदद तुम रियल लाइफ में नहीं करते, फ्री में लीगल एडवाइस दे रहे हो तुम पेपर में। तुम्हारा दोस्त है, उसने एलएलबी खोल ली, अब उसको एनुअल कंप्लायंस पता नहीं है, वो तुम्हें अप्रोच कर रहा है और तुम प्रैक्टिसिंग सीएस हो, लीगल एडवाइस दो। तो ये रहा लीगल एडवाइस। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर लिख लेंगे। बोल तुम ऐसे रहे हो, पेपर मैंने बनाया है, लेकिन आ सकता है क्वेश्चन। फाइलिंग आर रिक्वायर्ड इन फॉर्म नंबर 11। दिस फॉर्म इज समरी ऑफ मैनेजमेंट अफेयर्स ऑफ एलएलपी such as number of partners, their names. Form 11 need to be filed within 60 days of the closure of financial year. Hence, the annual return should be filed on or before 30th May every year. कैसे मैम? 31st मार्च को फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ, 60 डेज क्या हो गए? 30th में ही हो गया ना, तो उससे पहले पहले एनुअल रिटर्न फाइल कर दीजिए। इन केस एनुअल टर्नओवर ऑफ एलएलपी क्रॉसेस 5 CR or capital contribution for partners exceeds 50 lakh, the annual return should be accompanied by certificate from practicing CS. वही जैसे हमारे कंपनी लॉ में नहीं होता MGT 14, फिर सर्टिफिकेशन करो MGT 15, यहाँ पे कह रहा है कि देखो वैसे आपको एनुअल रिटर्न भरनी है फॉर्म नंबर 11 में। ठीक है, उसके बाद अगर आपका आपका देखो एलएलपी में 2 चीजें देखी जाती। पहला आपका देखा जा रहा है किधर चला गया, टर्नओवर, और दूसरा क्या देखा जा रहा है आपका कंट्रीब्यूशन। उसमें क्या देखा जाता है? पेड अप कैपिटल। तो टर्नओवर अगर आपका 5 करोड़ से ऊपर चला जाता है, ये रहा मार्क, या फिर कंट्रीब्यूशन 50 लाख से ऊपर चला जाता है, देन यू नीड अ सर्टिफिकेशन फ्रॉम पीसीएस कि तुम्हारी जो एलएलपी है बिल्कुल सॉल्वेंट है, सब सही चल रहा है। मैनेजमेंट का एक सर्टिफिकेशन कराना पड़ता है एनुअल रिटर्न का। फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल एलएलपीज। अच्छा, जब भी कोई फॉर्म भरने की बात हो तो ये शब्द यूज करा, रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आर रिक्वायर्ड टू फाइल द फॉर्म, आर रिक्वायर्ड टू शैल फाइल द फॉर्म, ये शब्द यूज करिए। आर रिक्वायर्ड टू फाइल द अकाउंट्स इन डबल एंट्री, ओके। दे आल्सो नीड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी accounts every year ending 31st March. For this purpose, LLP shall file which form number? Form number 8। एनुअल रिटर्न का क्या है? फॉर्म नंबर 11। स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी का क्या है? फॉर्म नंबर 8। ये मैंने आपको बताया ही 30 अक्टूबर से। ठीक है, और अगर इनका एलएलपी का टर्नओवर 40 लाख से ऊपर चला गया या कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ऊपर चला गया, तो स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी जो है दैट हैज टू बी रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड बाय क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंडेटरली। ये तो ऑडिट की बात आ गई, लेकिन हम ध्यान देते हैं ऑडिट क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर बढ़ गया या फिर आपका कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ऊपर बढ़ गया, तो ऑडिट करवाइए चार्टर्ड अकाउंटेंट से। ठीक है, पेनल्टी लग सकती है 100 रुपीज पर डे के हिसाब से पर फॉर्म, राइट। तो एनुअल रिटर्न कंप्लायंस है हमारा, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी एक एनुअल कंप्लायंस है, और तीसरा क्या था हमारा? इनकम टैक्स रिटर्न। तो इनकम टैक्स रिटर्न 31 मार्च जब सारा हमारा पूरा साल क्लोज हो जाता है फाइनेंशियल ईयर, इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। एलएलपी जिसका एनुअल टर्नओवर 40 लाख से ऊपर बढ़ जाता है, कंट्रीब्यूशन एक्सीड्स 25 लाख, उनको अकाउंट्स ऑडिट कराने पड़ते हैं इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, और रिटर्न भी फाइल करनी पड़ती है। ठीक है, तो हमें एनुअल रिटर्न की सर्टिफिकेशन की लिमिट याद रखनी है, और हमें याद रखना है ऑडिटिंग की लिमिट। अगर हमारा टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर बढ़ जाता है, कंट्रीब्यूशन 50 लाख से ऊपर बढ़ जाता है, तो हमें एनुअल रिटर्न को सर्टिफाई कराना है। ऑडिट तब करानी है जब हमारा टर्नओवर 40 लाख से ऊपर बढ़ जाता है या कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ऊपर। तो गलत लीगल एडवाइस एग्जाम में मत देकर आना। अगर एग्जाम में गलत लीगल एडवाइस दे जाओगे तो कैसे प्रैक्टिसिंग सीएस बनोगे तुम? कैसे आगे क्लाइंट्स को एडवाइस करोगे जब यहाँ पे तुम एग्जामिनर को एडवाइस ठीक से नहीं कर रहे हो? तो याद रखना ये लिमिट। ड्यू डेट्स क्या है? ठीक है, अभी कर ली है, टेबल में दी है, रीड कर लेना अपने आप। ठीक है, आगे देखते हैं इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस। देखो अब हमारा क्या क्या रह गया, बस हमारा ये 2-3 स्लाइड्स रह गई, हमारा पूरा एलएलपी खत्म along with the case law, what all you need if you have done this video along with me, your LLP is sorted।
यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग मोर, यू डोंट हैव टू ओपन योर स्टडी मटेरियल। ये तुम्हारी स्टडी मटेरियल ही है, मैंने नहीं बनाया ये। आई डोंट वांट टू टेक द क्रेडिट, दिस इज योर स्टडी मटेरियल। ओके, सेक्शन, चलो एनुअल कंप्लायंसेस के सेक्शंस गोली मारो, लेकिन तुम ये चीजें याद रखना। नेम ऑफ द इवेंट, कंसेंट, फाइलिंग द कंसेंट टू एक्ट एज अ पार्टनर विद आरओसी इन फॉर्म, ई फॉर्म नंबर 4। ठीक है, अच्छा ई फॉर्म नंबर 4 और भी कहीं सुना ना हमने, जब पार्टनर चेंज हो रहा है। वैकेंसी ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर 30 दिन में कर लेना और ई फॉर्म नंबर 4 भरना। चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस अभी तुमने पढ़ा, ई फॉर्म नंबर 15 30 दिनों के अंदर। चेंज ऑफ नेम ई फॉर्म नंबर 5 30 दिनों के अंदर। अब इजी लग रही है ना इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस, पहले ऐसे आफत लग रही थी ये कैसे लर्न करें, क्या टेबल है। आप देखो सारी बातें कर ली, तो उसी को तो समराइज करा हुआ है यहाँ पे। एलएलपी अग्रीमेंट के लिए कौन सा फॉर्म है, ई फॉर्म नंबर 3 विद इन 30 डेज। चेंज इन डेजिग्नेटेड पार्टनर ई फॉर्म नंबर ई फॉर्म नंबर 4, राइट। फॉर्म नंबर हमने कौन कौन से करे हैं, 3 4 5 15, ये 4 फॉर्म करें। फॉर्म नंबर 3 हमने करा नेम के लिए। फॉर्म नंबर 4 हमने करा पार्टनर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर आ रहा है जा रहा है चेंज हो रहा है, फॉर्म नंबर 4। फॉर्म नंबर 5 हमने करा रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए, सॉरी मैंने गलत बोल दिया ना। फॉर्म नंबर 3 हमने करा एलएलपी अग्रीमेंट के लिए, कंफ्यूज करते हो तुम सारे, सुनो ध्यान से। फॉर्म 3, फॉर्म 4, फॉर्म 5, फॉर्म 15। आई एम श्योर जो भी देख रहे हो ना साथ साथ तुम भी बोल रहे हो मैम, 3 था एलएलपी अग्रीमेंट वाला, 4 था पार्टनर्स वाला, 5 था नेम वाला एंड 15 था रजिस्टर्ड ऑफिस वाला। ठीक है, आगे कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, रीजनल डायरेक्टर के पास जा सकते हो। एनी ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ आरडी ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मे बी अपॉइंटेड टू कलेश, रिजॉल्विंग कलेश। अच्छा देखो कलेश का मतलब होता है लड़ाई, ठीक है। अभी ठीक है, मैक्सिमम फाइन जो लगता है फॉर द ऑफेंस बट शैल नॉट लोअर द मिनिमम अमाउंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। कंपाउंडिंग शैल नॉट बी अलाउड विद इन 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सिमिलर ऑफेंस वाज कमिटेड एंड कंपाउंडेड। ये चीज हमारे कंपनी लॉ में भी है कि अगर आपने कोई भी जुर्म करा, कंपाउंड हो गया, लेकिन 3 साल में फिर से वो बेवकूफी कर दी, तो तुम बेवकूफ हो, फिर कंपाउंडिंग नहीं होगी तुम्हारी। वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी, एलएलपी कैन बी वुंड अप ईदर वॉलंटरली और ट्राइब्यूनल, जैसे एक हमारे पार्टनरशिप में कंपनी में भी होता है। एलएलपी इज टू इनिशिएट वाइंडिंग अप वॉलंटरली, पास करिए रेजोल्यूशन 3/4 आप पार्टनर से कंसेंट लीजिए और वॉलंटरली वाइंडिंग अप शुरू कर दीजिए। लेकिन बाय ट्राइब्यूनल भी हो सकती है इन सर्कमस्टांसेस में, जैसे एलएलबी ने खुद ही ट्राइब्यूनल के पास जाके अप्लाई करा कि हमें वाइंड अप कर दो, हम बर्बाद हो चुके हैं। पार्टनर्स 2 से कम हो गया और 6 महीने से ऊपर हो गया और नया पार्टनर नहीं मिल रहा है। एलएलपी एक्टेड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी है, 5 साल हो गए, बस फिर तो बर्बाद हो। ट्राइब्यूनल को अगर कुछ भी जस्ट इक्विटेबल लगता है, दे कैन ऑर्डर वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। स्वर्णपद में कंसल्टिंग एलएलपी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कर्नाटक का केस है 2019 का, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनिए। द पिटिशनर स्वर्णपद में कंसल्टिंग एलएलपी वाज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फेंग शुई कंसल्टेंसी यूज्ड इन डिजाइनिंग बिल्डिंग्स। आजकल तो ये बहुत चल रहा है, अगर तुम्हें ये जरा सी भी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट ये सब बन जाते हो ना, बहुत पैसा कमा रहे हो तुम। आजकल के लोग इतने सुपरस्टिशियस हो गए, हर चीज के लिए पंडित को कॉल करते हैं। तो इनका भी काम था स्वर्ण पद में कंसल्टिंग एलएलपी। फेंगशुई कंसल्टेंसी, देखो इट्स आई वुड नॉट यूज अ रॉन्ग टर्म कि भाई एस्ट्रोलॉजी क्या है, बट इट इज रिलेटेड टू समथिंग बिल्डिंग बनाते समय, एक होता है ना वास्तु टाइप, व्हाट द सिंप्लीफाइड टर्म आई नो। इट फेल्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ सॉल्वेंसी फॉर द ईयर 2016 एंड 17। इन्होंने अकाउंट्स ऑफ सॉल्वेंसी और एनुअल रिटर्न नहीं भरी, इनके प्रॉफिट ही नहीं थे, इनको लगा ये सब चीजें नहीं करनी पड़ती जब प्रॉफिट नहीं है। Since the said filing were not made, the ROC was under the impression कि LLP ने लगता है अपना बिजनेस ही डिसकंटिन्यू कर दिया। नोटिस भेजा 2018 में LLP को कि भाई रिस्पॉन्स करो, नहीं तो हम LLP का नाम काट रहे हैं। तो इनको जब नोटिस मिला, ये घबरा गए, इनको लगा अरे हमारा तो प्रॉफिट नहीं हो रहा था, पर हमें नहीं पता था कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, स्टेटमेंट तो भरनी है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, 30 दिन के अंदर अंदर, नोटिस के 30 दिन के अंदर अंदर इन्होंने फाइलिंग कर दी 2016-17 की। हाउएवर व्हाइल फाइलिंग ट्राइंग टू फाइल द स्टैट्यूटरी रिटर्न इन 2018, इन्होंने ऑनलाइन देखा कि इनके एलएलपी को आरओसी ने क्या करा, झट से एक्टिव टू डिफंक्ट। वैसे ये बहुत मुसीबत है, ये बहुत मुसीबत है। आरओसी 2 में आज कहते हैं अच्छा नहीं दे रहे रिप्लाई, चलो भाई डिफंक्ट, एक्टिव नहीं हो अब तुम। तो ये चीजें आजकल बहुत स्ट्रिक्ट भी हो चुकी है। तो यहाँ पे जब ये कोर्ट में केस गया, लेटर द मैटर केम अप टू द कोर्ट, इट वाज हेल्ड दैट इट इज द ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द आरओसी टू कंसिडर द रिप्रेजेंटेशन
भाई पेटिशनर से गलती हो गई, लॉ है, कोई क्राइम, कोई खून नहीं कर दिया किसी का, तुम उसको कंसिडर करो, यू कैन नॉट चेंज द स्टेटस जस्ट लाइक दैट विदाउट गिविंग द नोटिस। तो एलएलपी को बैक टू एक्टिव स्टेटस दिया गया। नेक्स्ट केस, सोजन फ्लोरा फार्मा एलएलपी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अनदर। अभी ये वाला केस है, पता नहीं मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है पर कि तुम्हें ऐसा कोई केस आ जाएगा और बोला जाएगा कि भाई एक रेफरेंस दो इस केस की। तुम्हारा दोस्त है, उसने फर्म टू एलएलपी चेंज करा और क्या होगा, गिव अ रेफरेंस टू केस, रेफरेंस सोजन, सोजन फ्लोरा फार्मा एलएलपी, नाम याद रखना, सोजन फ्लोरा फार्मा, सोजन फ्लोरा, देखो फ्लोरा फार्मा, सोजन फ्लोरा फार्मा एलएलपी ने हिमाचल प्रदेश, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश पे केस करा। यहाँ पे देखिए 2005 में क्या हुआ था, पिटिशनर वाज रजिस्टर्ड एज पार्टनरशिप इन द नेम एंड स्टाइल ऑफ मर्सेस सोजन फ्लोरा फार्मा अंडर प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। 2016 में इन्होंने क्या किया, फर्म को कन्वर्ट करा एलएलपी में विद द नेम ऑफ मर्सेस सोजन फ्लोरा फार्मा एलएलपी एंड द सेम वाज रजिस्टर्ड। However, the Department of State Revenue asked the LLP to pay the stamp duty। उनके पास नोटिस आ गया, स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करी भाई तुमने, रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे नहीं करे। तो पिटिशनर ने बोला, Chosen Flora Pharma ne, that upon conversion into LLP, the vesting of property of the firm in the LLP is automatic and therefore it is not liable to pay stamp duty and registration charges. On behalf of the state, it was contended that LLP is a separate entity from partners and hence the conversion amounts to change of legal rights. तो पिटिशनर ने बोला कि भाई हमारी तो पार्टनरशिप थी, पार्टनरशिप एलएलपी हो गई, सारे राइट्स ड्यूटी सब सेम है, तो हमें क्या जरूरत है रजिस्ट्रेशन चार्जेस या स्टैम्प ड्यूटी पे करने के लिए। ऑनरेबल कोर्ट ने बोला विद रेफरेंस टू सेक्शन 58 ऑफ एलएलपी एक्ट, बोला ट्रांसफर एंड वेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनरशिप इन फेवर ऑफ कन्वर्टेड एलएलपी स्टैट्यूटरी इन इज ऑपरेशन बाय लॉ। The legal entity is not changed after conversion. Only the identity of petitioner firm as a legal entity undergoes a change. And the order of revenue department was quashed and set aside. Held stamp duty and registration charges cannot be levied upon conversion. अभी ये केस तुम्हें भी आ सकता है एग्जाम में, तुम्हारा दोस्त है, उसने पार्टनरशिप को एलएलपी में कन्वर्ट करा, उसके ऊपर केस आ गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कि स्टैम्प ड्यूटी पे करो, तो विद रेफरेंस टू रेलेवेंट केस बताइए इस चीज को। दो लाइनें एलएलपी के बारे, दो लाइनें एलएलपी के बारे में लिखो, दो लाइनें कन्वर्जन के बारे में लिखो, फिर लिखो कि आपके दोस्त को क्या करना पड़ेगा, फिर इस रेफरेंस केस के बारे में लिखो। सो इजी मैं ही, सो इजी ना एक कंपनी का नाम है, सोनाक्षी सिन्हा की सो इजी, तो मेरे को वो याद आ गया। तो सोजन, सोजन याद रखना, सोजन फ्लोरा फार्मा एलएलपी हिमाचल प्रदेश। अभी याद तो तुम्हें रखना पड़ेगा ना, देखो वीडियो को ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो, तेज मैं बोला, सोजन फ्लोरा फार्मा एलएलपी ने वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, दिस इज द रेलेवेंट केस लॉ जिसमें बात हुई थी कि जब पार्टनरशिप को एलएलपी में कन्वर्ट करा है तो एक आइडेंटिटी जो चेंज हुई है उसमें जो वेस्टेड प्रॉपर्टी थी दैट इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड एंड विद रेफरेंस टू सेक्शन 58 ऑफ एलएलपी आपको यहाँ बोला जा रहा है कि आपको स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द रेफरेंस केस, राइट स्टूडेंट्स। So this was all for today, wherein we talked about LLP, right? तो हमारा LLP का रिविजन खत्म हो चुका है। You will be getting rest of the chapter in new videos, and whenever you want to do the revision of LLP in SBIL, see this video, take the maximum benefit. Any doubt, reach back to me. In the description box, you have your Telegram link, you have a link of Instagram, you have a link of community channel. वहां पे ये सारे PPTs notes available है, so if you want to download and take the benefit of this you can, right? So I'll see you in the next class. Till then, please study, revise, don't panic, stay calm, it's just exams, कोई हवा नहीं है। जितना काम रहेंगे, एंग्जाइटी कंट्रोल रखेंगे, the more the chances are higher to clear your exam, right? जितना भी पढ़ के चले जाओ, अगर एंग्जाइटी और काम नहीं है उस समय तो हो सकता है कि आप वो सब ना लिख पाओ जो आपको आता है ना, आपको सब कुछ आता है, रिमेंबर एवरीथिंग, जस्ट क्लोज योर आईज, रिट्रीवल मोड में आ जाओ, सब याद आ जाएगा, ठीक है। चलिए, आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।